वो बंदा पूरे 30 साल तक एक दूसरे वर्ल्ड में फंसा हुआ था, बिल्कुल एक लोन वुल्फ की तरह, अकेले लड़ते हुए, और आखिरकार उसने मॉन्स्टर्स के किंग को हरा दिया। उसका नाम था च्योल्हो कंग। दशकों तक लगातार फाइट करने के बाद वो आखिर अर्थ पर वापस आ गया, लेकिन यहाँ आकर उसने देखा कि अर्थ भी मॉन्स्टर्स से इन्वेड हो चुकी। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि कैंग अभी भी अपनी सारी मॉन्स्टर्स पावर्स अपने पास रखता था। उसकी नजर इतनी इंसेन थी कि वो हर चीज के आर पार देख सकता था। अब कैंग का तरीका थोड़ा अलग था। वो सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स का हंट करता, लेकिन उन्हें मारने के लिए नहीं, बल्कि कुक करने के लिए, क्योंकि कैंग के लिए मॉन्स्टर्स एनिमी नहीं, इंग्रेडिएंट्स थे। तभी एक डिस्ट्रॉयड सिटी के बीच अचानक से इमरजेंसी अलर्ट जोर जोर से बजने लगता है। रेडियो पर रिपोर्ट आती है कि रैंक 4 मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं और एक हंटर को ऑलरेडी डिस्पैच कर दिया गया है। लेकिन मैसेज पूरा भी नहीं होता कि अचानक कुछ उस डिवाइस को स्मैश कर देता है और अजीब सी क्रीचर्स पूरे शहर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। एक हंटर तुरंत मॉन्स्टर्स की तरफ चार्ज करता है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है उसे एहसास होता है कि वो एक नहीं बल्कि कई हैं, और तभी वो सारे मॉन्स्टर्स एक साथ अपनी चेस्ट फुलाने लगते हैं। अगले ही पल उनमें से एक ऐसी पियर्सिंग श्रीक निकालता है जिसकी आवाज पूरे डिस्ट्रॉयड एरिया में गूंज जाती है। हंटर समझ जाता है अगर 10 ऐसे श्रीक एक साथ आए तो उसके ईयर ड्रम्स बर्स्ट हो जाएंगे। तभी वो अपना पर्पल एनर्जी अनलीश करता है जो सीधा आसमान में शूट होती है एक इनसेन फोर्स के साथ। वो एनर्जी एक विप का फॉर्म ले लेती है और सीधे एक मॉन्स्टर को टारगेट करती है। हंटर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सोचता है क्या ये मॉन्स्टर पहले से ही खुद को डेड मान चुका है। तभी अचानक आसमान में एक बहुत ही ब्राइट लाइट चमकती है जिससे सबका ध्यान ऊपर चला जाता है और अगले ही सेकंड प्योर एनर्जी का एक बीम सीधा नीचे गिरता है और उन मॉन्स्टर्स पर हेड ऑन क्रैश कर जाता है। लेकिन ये देखकर हंटर खुद शॉक में आ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये हुआ क्या था। तभी एक वुमन वहां अपीयर होती है और कैप्टन की तारीफ करते हुए कहती है कि उसने एक ही ब्लो में सब खत्म कर दिया। लेकिन कैप्टन तुरंत मना कर देता है, कहता है कि ये उसका काम नहीं है क्योंकि उसके पास एरिया अटैक जैसी एबिलिटी नहीं है जैसी उस फेमस ब्लेड क्वीन के पास होती है। अब दोनों दूर देखते रहते हैं ये समझने की कोशिश करते हुए कि अभी अभी क्या हुआ। फिर वो पूछता है क्या कोई और हंटर यूनिट यहाँ भेजी गई थी, लेकिन वुमन साफ मना कर देती है। हंटर को ये सब बहुत स्ट्रेंज लगता है क्योंकि कोरिया में वो किसी को नहीं जानता जिसके पास इतनी इंसेन पावर हो। तभी वुमन नोटिस करती है कि मॉन्स्टर्स के मैना स्टोन्स वहीं पड़े हुए हैं जो सबसे वैल्यूएबल चीज होती है। कैप्टन सोचता है इतना क्लीन कट तो सिर्फ कोई हंटर ही कर सकता है और अब वो ये सोचने लगता है कि आखिर उस अननोन हंटर का गोल क्या है। फिर वो वुमन को ऑर्डर देता है कि माना स्टोन्स कलेक्ट करे और क्लीन अप क्रू को कॉल करे। लेकिन जैसे ही वो आसपास के डिस्ट्रक्शन को ऑब्जर्व करता है तभी पास में कुछ उसकी अटेंशन पकड़ लेता है। उसे एक रेस्टोरेंट दिखता है जिसका साइनेज काफी सिंपल था। उस पर बस लिखा था ईटरी। वो हल्की सी स्माइल के साथ कहता है अगर उस बंदा का एम मिस हो जाता तो इन मॉन्स्टर्स की बॉडीज सीधा इस जगह को क्रश कर देती। फिर वो एक साई लेता है और कहता है कि अब वो जा रहा है क्योंकि उसे इस सब के बाद एक ड्रिंक चाहिए। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट सामने आता है। वो एक बिल्डिंग के बैल्कनी पर खड़ा है, चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ। वो आराम से वॉक करता है और खाना खत्म करने के बाद नैपकिन से अपना मुंह वाइप करता है। फिर वो स्टेयर्स से नीचे उतरता है और सीधे उसी रेस्टोरेंट में एंटर करता है जिसे हंटर ने अभी देखा। किचन के अंदर जाकर वो एक बटन प्रेस करता है जिससे उसकी एक स्पेशल मशीन ऑन हो जाती है। फिर वो कुक एक फ्राइंग पैन उठाता है और उसे स्टोव पर हीट होने के लिए रख देता है। एक क्रिस्टल व्यूअर की मदद से वो अभी मिले एक बड़े मीट पीस को एनालाइज करता है। फिर वो उस मीट को काउंटर पर फेंक देता है और अपना काम शुरू करने की तैयारी करता है। पीठ घुमाकर खड़ा हुआ वो सोचने लगता है कि इसे कुक करने का बेस्ट तरीका क्या होगा। उसे ये भी लगता है शायद वो जरूरत से ज्यादा मीट उठा लाया है। थोड़ा सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि इसका कुछ हिस्सा जर्की में बदल देना चाहिए। लेकिन तभी अचानक डोर पर नॉक होता है और कोई मिस्टर चोल्हो कांग को बुलाता है। डोर पर खड़ा एक आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि वो नेशनल हंटर एसोसिएशन से है। एजेंट उसे बताता है कि इस एरिया पर मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था लेकिन अब सिचुएशन कंट्रोल में है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये एक रूटीन चेक है और हमारा प्रोटैगनिस्ट ये बात समझ जाता है। वो हल्की सी स्माइल के साथ कहता है कि लकीली यहाँ कम लोग रहते हैं इसलिए डैमेज भी मिनिमल हुआ। लेकिन तभी अचानक एजेंट को हवा में कुछ अलग स्मेल आती है और वो पूरी तरह सरप्राइज्ड हो जाता है। वो पास आता है और स्मेल लेते हुए कहता है कि ये खुशबू तो इनक्रेडिबल है। प्रोटैगनिस्ट कैजुअली जवाब देता है कि ये एक रेस्टोरेंट है। ये सुनते ही एजेंट का स्टमक जोर से ग्राउल करने लगता है। एजेंट पूछता है क्या उसे ब्रेकफास्ट मिल सकता है क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। बेल की आवाज के साथ वो रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करता है और क्यूरियोसिटी के साथ चारों तरफ देखने लगता है। वो इंप्रेस्ड होकर कहता है कि ये जगह तो किसी ओल्ड टीवी शो से निकली हुई लगती है। फिर वो मेन्यू मांगता है लेकिन प्रोटैगनिस्ट बताता है कि वो सिर्फ आज के इंग्रेडिएंट्स से ही कुक करता है। एजेंट समझ जाता है कि ये बेसिकली डिश ऑफ द डे कॉन्सेप्ट है और कुक कंफर्म करता है कि कुछ ऐसा ही है। तभी प्रोटैगनिस्ट स्माइल के साथ रिवील करता है कि आज का स्पेशल है वेल्टो स्टेक। ये सुनते ही एजेंट पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने अभी वेल्टो नाम सुना है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये मीट उसी 10 मॉन्स्टर्स से आया है जिन्हें पहले स्पीयर मेज ने डिफीट किया था। कुक कंफर्म करता है कि हंटर की वजह से उसे ये फ्रेश कट्स मिले हैं। एक्साइटेड होकर एजेंट जल्दी अपने पैसे निकालने लगता है। उसे टेंशन होती है कि क्या वो इसे अफोर्ड भी कर पाएगा या नहीं। सीन अब शेफ पर फोकस करता है जो उस एक्सोटिक मीट के मोटे मोटे स्लाइसेस काटना शुरू करता है। फिर वो पूरे एक्सपर्ट हाइज के साथ
स्टेक्स को सीजनिंग करने लगता है और कुकिंग की तैयारी शुरू हो जाती है। तभी एक फ्लैशबैक शुरू होता है जो हमें 30 साल पहले की एक अनबिलीवेबल घटना दिखाता है। पता चलता है कि वो अचानक खुद को एक बिल्कुल अलग वर्ल्ड में समन हुआ पाता है, जहाँ चारों तरफ ड्रैगन्स और मॉन्स्टर्स भरे हुए थे। उस डेंजरस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए उसे हर दिन जान लगाकर फाइट करनी पड़ी। फ्लैशबैक में वो एक जायंट ड्रैगन का सामना करता है और मुश्किल से उसके डेडली अटैक को डॉज करता है। धीरे धीरे वो इतना स्ट्रांग बन जाता है कि आखिरकार वो टेरिफाइंग डीमन किंग को भी डिफीट कर देता है और फिर फेट के एक ट्विस्ट की वजह से उसे वापस अर्थ लौटने का तरीका मिल जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि सोल अब वैसा नहीं रहा जैसा वो पहले जानता। 30 साल तक लगातार लड़ाई करने की वजह से उसे हर मॉन्स्टर की वीकनेस पता है। कुकिंग करते हुए वो सोचता है क्या उसे अभी भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व होने की जरूरत है। आखिरकार यहाँ के लोग ऑलरेडी अपना सिस्टम बना चुके हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यही उसका नया वर्ल्ड है और इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सिर्फ अपने फूड पर फोकस करेगा। डिश अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। वो स्पैचुला हाथ में लेकर अनाउंस करता है डन, और फिर सामने आता है एक शानदार वेल्टो स्टेक जो दिखने में ही इतना सक्यूलेंट है कि मुंह में पानी आ जाए। एजेंट उसे देखकर गल्प करता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि वो ऐसा डिश देख रहा है। वो फोर्क से एक पीस उठाता है और पहला बाइट लेने की तैयारी करता है। जैसे ही वो पहला बाइट लेता है उसकी आंखें पूरी तरह शॉक में फैल जाती हैं। वो चिल्ला उठता है कि ये मीट तो मुंह में ही मेल्ट हो रहा है। उसका पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाता है जैसे कोई मैजिक इफेक्ट चल रहा हो। लेकिन अचानक वो अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और कहता है ये सोचने का टाइम नहीं है। वो डिसाइड करता है कि आज प्राइस की टेंशन छोड़ देता है क्योंकि आज वो खुद को ट्रीट देना डिजर्व करता है। प्लेट पूरी तरह क्लीन करने के बाद वो तुरंत एक और वेल्टो स्टेक ऑर्डर कर देता है। शेफ ये देखकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। दूसरी प्लेट भी क्लीन करने के बाद एजेंट एक डीप ब्रेथ लेता है और बिल मांगता है। कुक कहता है कि दिन का पहला कस्टमर फ्री में खाता है, लेकिन एजेंट जोर देता है कि वो पेमेंट करेगा। वो कहता है ना कि वो पूरी तरह रिचार्ज फील कर रहा है और क्योंकि वो फ्यूचर में वापस आएगा इसलिए वो पेमेंट करने पर अडामेंट है। ये सुनकर हमारा प्रोटोगोनिस्ट हल्की सी स्माइल देता है जैसे वो इस बात से अग्री कर रहा हो। फिर वो प्राइस बताता है 10 सिल्वर। एजेंट पैसे टेबल पर रख देता है और मील के लिए थैंक यू कहता है। वो जाने के लिए मुड़ता है लेकिन अचानक रुक कर वापस देखता है और ओनर को एडवाइस देता है कि केयरफुल रहे क्योंकि ऑर्डिनरी लोगों के लिए टाइम काफी टफ चल रहा है। ये कहते हुए एजेंट अपना बिजनेस कार्ड उसे दे देता है और वार्न करता है कि बाहर अभी भी काफी डेंजर्स है। कार्ड पर उसका नाम लिखा होता है जे वू चोई, जो एसोसिएशन के पेट्रोल यूनिट से है। प्रोटैगनिस्ट सोच में पड़ जाता है और धीरे से बोलता है कि ये ईरा सच में ऑर्डिनरी लोगों के लिए काफी टफ है। एजेंट को जाते हुए देखकर वो सोचता है कि वो बंदा बुरा इंसान नहीं है और उम्मीद करता है कि वो अच्छा लाइफ जिए। फिर किचन में वापस आकर वो अपने लिए बनाए डिश का एक पीस काटता है। जैसे ही वो टेस्ट करता है वो कंफर्म करता है कि फ्लेवर एक्सपेक्टेड के मुताबिक बहुत अच्छा है। रात हो जाती और तभी एक आउल खिड़की पर आकर बैठता है जिससे पूरी स्ट्रीट की साइलेंस टूट जाती। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा स्ट्रेच करता है और सोचता है कि आज का दिन भी एकदम नॉर्मल और क्वाइट गया। फिर उसे अचानक वेल्टो एग याद आता है और वो सोचने लगता है कि इससे क्या कुक किया जा सकता है। लेकिन तभी अचानक रेस्टोरेंट का डोर जोरदार बैंग के साथ किक होकर खुल जाता है। एंट्रेंस पर एक रेड हेयर्ड गाय खड़ा होता है और गुस्से में कहता है कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ लिया। चियोलो कैंग पीछे मुड़कर कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो आदमी फ्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि वो अपनी चीज वापस लेने आया है। सीन अचानक कुछ घंटे पहले शिफ्ट हो जाता है एक बिजी सिटी मार्केट में। हमें बताया जाता है कि मॉन्स्टर्स ने क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक ऑलमोस्ट खत्म कर दिए हैं, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और उन्होंने मॉन्स्टर्स को खाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये आइडिया ट्रेंड बन गया। इसी वजह से मॉन्स्टर मार्केट बूम करने लगता है जहां एक वेंडर फ्रेश एग्स बेच रहा होता है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है क्या ये वेल्टो एग्स हैं, लेकिन वेंडर कैजुअली बोलता है कि सब सेम ही है। तभी वो अपना स्किल डिटेक्टर आई यूज करता है और सामान को चेक करता है। ये स्किल उसे एक ड्रैगन आर्टिफैक्ट से मिला है जो किसी भी चीज की आइडेंटिटी रिवील कर सकता है। इसकी मदद से वो हर एग का टियर और स्पीसीज देख सकता है। ये स्किल इतना पावरफुल है कि ये पता भी लगा सकता है कि सामने वाला लाई कर रहा है या नहीं। इसीलिए वो इसे लोगों पर यूज करने से अवॉइड करता है और बस कुछ एग्स लेने का फैसला करता है। लेकिन तभी उन एग्स में से एक शाइनी ब्लू एग होता है जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिखाई ही नहीं देती। ये देखकर उसे थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन फिर भी वो वेंडर से कहता है कि इस मिस्टीरियस एग को भी बॉक्स में डाल दे। वापस किचन में वो एक एग क्रैक करता है और उसे याद आता है कि पहले वो सोचता था कि खाना खाना टाइम वेस्ट है। उस समय एक अच्छा मील लग्जरी हुआ करता था, लेकिन अब वो हर मील को वैल्यू करता है। इसी सोच के साथ वो आज का डिश तैयार करता है, वेल्टो स्क्रैम्बल्ड एग्स। उसे बैटलफील्ड के वो दिन याद आते हैं जब वो ये डिश अपने कॉमरेड्स के साथ शेयर करता था। एक बाइट लेने के बाद वो सोचता है कि मिल्क ने सच में वेल्टो एग्स को और क्रीमी बना दिया है। रेस्टोरेंट में अकेले बैठा हुआ वो रियलाइज करता है कि डिश बहुत बढ़िया बनी और तभी उसकी पुरानी मेमोरीज फ्लड की तरह वापस आने लगती हैं। उन लोगों के चेहरे जिन्हें वो मिस करता है धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने आने लगते हैं और वो खुद को थोड़ा ओल्ड फील करने लगता है। लेकिन तभी वो अपना फोकस बदलता है। उसे याद आता है कि डिटेक्टर आई उस एक को स्कैन ही नहीं कर पाया। उसे याद आता है कि ड्रैगन आर्टिफैक्ट्स तब बनते हैं जब कोई ड्रैगन जन्म लेता है, इसीलिए वो हर चीज पर सुपर इफेक्टिव होते हैं सिवाय ड्रैगन्स के खुद के। वो धीरे से उस एग को छूता है और सोचता है क्या ये सच में एक ड्रैगन एग हो सकता है। और जैसे ही वो इसके टेस्ट के बारे में इमेजिन कर रहा होता है तभी
तभी अचानक डोर जोर से किक होकर खुल जाता है। इंट्रूडर अंदर आता है और चारों तरफ देखते हुए पूछता है, क्या ये जगह सच में एक रेस्टोरेंट है? फिर वो जोर से शाउट करता है कि वो अपनी चीज वापस लेने आया है। सीधे उसकी तरफ पॉइंट करते हुए वो कहता है, उसे पता था कि वो उसे एग के साथ यही मिलेगा। तभी चियोल हो कांग रियलाइज करता है कि उसका डिटेक्टर आई इस इंट्रूडर पर भी काम नहीं कर रहा। वो बिल्कुल कैजुअली पूछता है, क्या वो बंदा एक ड्रैगन है? ये सुनते ही रेड हेयर्ड गाय पूरी तरह शॉक हो जाता है। अगले ही पल उसके बॉडी से फ्लेम्स बर्स्ट होने लगती हैं और कैंग ये देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है कि इस दुनिया में सच में ड्रैगन्स एग्जिस्ट करते हैं। फायर में घिरा हुआ इंट्रूडर चिल्लाता है कि उसने उसकी आइडेंटिटी कैसे पहचान ली। आग अब सीलिंग तक पहुंचने लगती है, लेकिन कैंग बस कंप्लेन करता है कि उसका रेस्टोरेंट डैमेज हो रहा है। वो कामली एक्सप्लेन करता है कि उसके पास एक आर्टिफैक्ट है जो हर चीज को देख सकता है सिवाय ड्रैगन्स के। कैंग सोचता है कि इससे चीजें और आसान हो जाती हैं। ये सुनकर ड्रैगन और भी कंफ्यूज्ड हो जाता है। कांग कैजुअली उसे एक वापस ऑफर करता है, लेकिन साथ में कहता है कि पहले वो सारा मेस क्लीन करे। ये सुनकर इंट्रूडर और इरिटेट हो जाता है। तभी ड्रैगन की नजर एक ब्लू नाइफ पर पड़ती है और वो पूछता है, क्या ये ड्रैगन स्केल है? फिर उसे कटिंग बोर्ड की स्मेल आती है और वो पहचान लेता है कि वो ड्रैगन बोन है। ये देखकर वो पूरी तरह रेज में आ जाता है और चिल्लाता है कि इस ह्यूमन ने उसके काइंड को किचन यूटेंसिल्स की तरह यूज किया है। गुस्से में वो फुल फोर्स से अटैक करता है और एक पावरफुल एनर्जी स्फीयर लॉन्च करता है। चिल्लाते हुए कहता है, डाई। लेकिन कैंग बस थोड़ा बोर्ड सा दिखता है, जैसे ये उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। अटैक उसे पीछे उड़ा देता है और वो कंप्लेन करता है कि अब ड्रैगन के लिए ये मेस क्लीन करना और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो तुरंत उठता है और एक पावरफुल ऑरा रिलीज करता है और ड्रैगन्स की नेचर के बारे में बात करने लगता है। अचानक उसके हाथ में एक फ्राइंग पैन मटेरियलाइज हो जाता है जो अब उसका वेपन बन चुका है। बस एक स्विंग में वो ड्रैगन के अटैक को आसानी से दूर फेंक देता है। ये देखकर इंट्रूडर पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि एक ह्यूमन इतना पावरफुल हो सकता है। कैंग की आंखें ग्लो करने लगती हैं और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। वो कहता है, ड्रैगन सिर्फ एक ही तरीके से सीखते हैं। और जैसे ही वो फ्राइंग पैन से अटैक करता है वो बोलता है, डीर हार्डवे। ये सुनकर इंट्रूडर पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने ये वर्ड्स पहले भी कहीं सुने हैं। फ्लैशबैक में प्रोटोगोनिस्ट सीधा ड्रैगन के फादर से उसके आर्टिफैक्ट्स डिमांड करता है। ग्रेट ड्रैगन ये सुनकर पूरी तरह ऑफेंड हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि एक ह्यूमन इतनी ऑडेस्टी कैसे दिखा सकता है। लेकिन तभी उसका बेटा उसे वार्न करने की कोशिश करता है और कहता है कि ये वही फियर्ड वॉरियर है, मीरो लाइकस। उसे 30 साल पहले का सब कुछ याद आ जाता है और वो समझ जाता है कि उसके फादर की फिर से बुरी तरह पिटाई होने वाली। फ्लैशबैक खत्म होते ही हमारा हीरो रियलाइज करता है कि ये इंट्रूडर तो बस एक किड है। वो कामली कहता है कि उसका उस लड़के से कोई पर्सनल इश्यू नहीं है, जिससे रेड हेयर्ड बॉय थोड़ा स्टार्टल्ड हो जाता है। कैंग पहले से ही आराम से बैठा होता है और उसे कहता है कि आकर उस मेस के बारे में बात करे जो उसने बनाया है। प्रोटैगनिस्ट साफ बोलता है कि पहले वो सब कुछ क्लीन करे, फिर वो एग लेकर हमेशा के लिए यहाँ से जा सकता है। लेकिन साथ में वो एक वार्निंग भी देता है कि उसे ड्रैगन्स बिल्कुल पसंद नहीं है और अगली बार उनकी कॉन्वर्सेशन और ज्यादा वायलेंट हो सकती है। ये सुनकर बॉय चुपचाप फ्लोर साफ करना शुरू कर देता है और अपने हाथों से कपड़ा निचोड़ते हुए काम करने लगता है। वो बताता है कि वो स्पेन कॉन्टिनेंट से आया है और एक डायमेंशनल रिफ्ट के जरिए यहाँ खींच लिया गया। कुक ये सुनकर समझ जाता है। तभी वो लड़का पूछता है, क्या वो भी उसी वर्ल्ड से है? प्रोटैगनिस्ट रिवील करता है कि उस दूसरी दुनिया में उसका नाम मीरो लाइकस था और यहाँ वो चियोल हो कांग के नाम से जाना जाता है। ये सुनते ही ड्रैगन पूरी स्पीड से फ्लोर साफ करने लगता है क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि ये वही आदमी है जिसने उसके फादर को टेरराइज किया था। फ्लोर चमकने लगता है तो प्रोटैगनिस्ट उसे कहता है कि अब अपनी चीजें उठाए और यहाँ से निकल जाए। लेकिन बॉय खड़ा होकर पूछता है कि उसने उसके फादर के रिलिक्स कभी वापस क्यों नहीं किए। कुक उसकी ऑनरा को पहचान लेता है और उसे रेक्स ड्रैगन ऑफ फ्लेम्स की याद आ जाती है। वो उसे पास बुलाता है और कहता है कि उसने 30 साल पहले ही ड्रैगन्स को पीटना छोड़ दिया था। बॉय उसकी एज पूछता है और वो बताता है कि वो 50 से थोड़ा ऊपर है। फिर कैजुअली कहता है कि एक्चुअली वो ऑलमोस्ट 60 का है, जिससे ड्रैगन पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो मजाक में कहता है, क्या इसीलिए क्योंकि वो इतना हैंडसम दिखता है? ये सुनकर बॉय थोड़ा ब्लश कर जाता है। लेकिन अगले ही पल प्रोटैगनिस्ट सीरियस हो जाता है और कहता है कि उस समय ड्रैगन्स सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझते थे, ब्रूट फोर्स। फिर वो खुद ही हंसने लगता है क्योंकि उसे ये फनी लगता है कि एक ड्रैगन इतना सबमिसिव बिहेव कर रहा है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने कभी किसी ड्रैगन को किल नहीं किया और उसके किचन यूटेंसिल्स एक्चुअली गिफ्ट्स थे। और जहां तक रिलिक्स की बात है तो वो डीमन किंग के साथ फाइट के दौरान टूट गए थे। उसे लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन लंबी चलने वाली है तो वो बॉय को एक ड्रिंक ऑफर करता है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स कर सके। लेकिन ड्रैगन ये सुनते ही रेज में आ जाता है और चिल्लाने लगता है कि वो एक ह्यूमन के साथ ड्रिंक कैसे कर सकता है। और इतना सब चिल्लाने के बाद अचानक वो वहीं टेबल पर फेस प्लांट करके बेहोश हो जाता है, थोड़ा लड़खड़ाते हुए। वो बोलता है कि ह्यूमन को ऑनर फील करना चाहिए उसके साथ ड्रिंक करने। प्रोटैगनिस्ट कैजुअली पूछता है, क्या वो एग इसका है? लेकिन ड्रैगन जोर से चिल्लाता है कि वो उसकी लिटिल सिस्टर है। वो एक्सप्लेन करता है कि जब उनके पेरेंट्स बाहर थे तभी उनके नेस्ट में एक रिफ्ट खुल गया और उसकी सिस्टर उसी में गायब हो गई। हीरो फिर पूछता है कि वो यहाँ कब से है? ड्रैगन जवाब देता है, करीब आधा साल हो गया। कुक ये सुनकर सोचता है कि ये वही टाइम है जब वो खुद अर्थ पर वापस आया था, जिससे ड्रैगन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। कांग एक्सप्लेन करता है कि उसे वहां अपनी चीजें सेटल करने में थोड़ा टाइम लगा, इसीलिए वो बाद में यहाँ आया। बॉय
बॉय फिर पूछता है कि वो इतनी पावर होने के बावजूद एक रैंडम रेस्टोरेंट में क्यों छुपा बैठा है। वो इंसिस्ट करता है कि इतना पावरफुल मॉन्स्टर इस वर्ल्ड को आसानी से डोमिनेट कर सकता है। लेकिन ड्रैगन अचानक टेबल पर जोर से हाथ मारता है और गुस्से में चिल्लाता है कि ह्यूमंस ग्रीडी होते हैं और उन्हें सिर्फ पावर चाहिए होती है। हीरो शांत होकर जवाब देता है कि उसकी बात गलत नहीं है, लेकिन अब ये सब उसके लिए सिर्फ नॉइज बन चुका है। फिर वो बॉय से कहता है कि वो ह्यूमंस पर ट्रस्ट नहीं करता और उसे अपनी फैमिली का ध्यान रखना चाहिए। ड्रैगन गूफी स्माइल के साथ एक को हक करता है और पूछता है क्या उसकी सिस्टर अडोरेबल नहीं है, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने ही वाला होता है। कैंग ये देखकर थोड़ा स्टार्टल्ड हो जाता है। फिर वो बस एक साई लेता है और पूरे ड्रामा के बाद थोड़ा टायर्ड दिखता है। अगले दिन कैंग अचानक उठता है और देखता है कि एक क्यूट सा छोटा ड्रैगन उसे घूर रहा है। तभी बेबी ड्रैगन खुद को रिवील करती है और उसका भाई खुशी से चिल्ला उठता है कि ये उसकी सिस्टर है। वो सेलिब्रेट करता है कि उसकी सिस्टर फाइनली हैच हो गई। वो भी सीधे रेस्टोरेंट की टेबल पर। प्रोटैगोनिस्ट कैजुअली पूछता है कि हैचलिंग का नाम क्या रखेंगे। बॉय कहता है कि वो अभी सोच रहा है। कैंग उसे उठाता है तो उसका भाई तुरंत चिल्लाता है कि उसे पेट की तरह ट्रीट मत करो। फिर कैंग उसके चीक्स पिंच करता है और नोटिस करता है कि छोटी होने के बावजूद उसके टीथ ऑलरेडी शार्प हैं। रेड हेड प्राउडली कहता है कि वो सबसे क्यूटेस्ट चीज है जो उसने कभी देखी है। हीरो भी हल्के से स्माइल करता है और मानता है कि वो सच में बहुत क्यूट है। फिर वो बॉय से पूछता है कि अब वो इस लिटिल ड्रैगन को कहाँ ले जाने वाला है। कुक कुछ देर चुप रहता है, बस उसके जवाब का इंतजार करता है। ड्रैगन स्माइल करते हुए कहता है कि फर्क नहीं पड़ता, वो कहाँ जाएंगे। तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगती। सीन रेस्टोरेंट को दिखाता है और कांग उन्हें कहता है कि जाने से पहले खाना खा लें। सीन अब शिफ्ट होता है एक रेनी डे पर, जहाँ माहौल थोड़ा हैवी और मेलानकोलिक हो जाता है। कांग को याद आता है कि कैसे डीमंस हमेशा स्टॉर्म के साथ आते थे और हवा में ब्लड की स्मेल फैल जाती थी। उसे वो आखिरी ड्रिंक याद आता है जो उसने किसी बहुत स्पेशल इंसान के साथ शेयर किया था और उसकी आखिरी वर्ड्स उसके दिमाग में एको करने लगती हैं, अपनी लाइफ खुद जीना। वापस प्रेजेंट में वो एक हैमबर्गर स्टेक सर्व करता है जिसे देखते ही लिटिल ड्रैगन गर्ल खुशी से स्क्वील करने लगती है। रेड ड्रैगन थोड़ा स्टार्टल्ड हो जाता है और पूछता है कि क्या अब उन्हें निकलना चाहिए और फूड का प्राइस कितना है। हीरो कैजुअली जवाब देता है 10 सिल्वर, लेकिन वो ये भी कहता है कि वो बिना पे किए भी जा सकते हैं। ये सुनकर बॉय थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। अचानक ड्रैगन जंप करके पूछता है क्या वो रेस्टोरेंट में रूम्स रेंट पर देता है। जब उसे पता चलता है कि ऐसा नहीं है तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और सोचता है कि ड्रैगन्स हमेशा प्राउड नहीं रहते। फिर अचानक उसे एक आइडिया आता है और वो टेबल पर एक जायंट माना स्टोन रख देता है गिफ्ट के तौर पर। वो एक्सप्लेन करता है कि ये टियर 4 स्टोन है और इस वर्ल्ड में इसकी अच्छी वैल्यू होगी। ये देखकर हीरो खुद को रोक नहीं पाता, देन हंसने लगता है, इतना कि वो अपना फेस तक कवर कर लेता है। तभी लिटिल ड्रैगन गर्ल का स्टमक ग्राउल करता है और वो पूछता है क्या उसे अभी भी भूख लगी है। वो समझता है कि अर्थ पर एक चाइल्ड को रेज करना इजी नहीं है, चाहे वो ड्रैगन ही क्यों ना हो। ये सोचकर उसे अंदर ही अंदर उस दूसरे वर्ल्ड की थोड़ी याद आने लगती है। उसे लगता है कि भले ही वो उसे फिर कभी ना देख पाए, लेकिन वो लॉन्गिंग अभी भी बाकी है। फिर वो हल्की सी स्माइल के साथ कहता है कि वो दोनों यहाँ रह सकते हैं और उसे माना स्टोन की जरूरत नहीं है। लेकिन बॉय शर्माते हुए कहता है कि वो बिना पे किए ऐसे नहीं रह सकता। तभी हीरो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है और उसके फिंगर से ब्लैक स्मोक निकलने लगता है। अचानक रेस्टोरेंट के बीच में एक एनर्जी पोर्टल खुल जाता है जिसे देखकर ड्रैगन पूरी तरह शॉक हो जाता है। पोर्टल के अंदर से एक फिगर बाहर आता है, कासिम, एक इमॉर्टल गॉब्लिन जो आकर किंग ऑफ द वर्ल्ड को ग्रीट करता है। प्रोटैगनिस्ट तुरंत उसे रोकता है और कहता है कि वो उसके सब स्पेस को मैनेज करता है और उसे ये सब बंद करने को कहता है। फिर वो पूछता है कि उसके प्राइवेट इन्वेंट्री में कितने माना स्टोन स्टोर्ड हैं। कासिम जवाब देता है कि उतने हैं जितने रेत के कण होते हैं, लेकिन सुप्रीम टियर वाले सिर्फ कुछ ही हैं। हीरो वो माना स्टोन उसे दे देता है और कहता है कि इसे भी पाइल में ऐड कर दे। लेकिन जाने से पहले कासिम कहता है कि उसे एक स्टोन वापस लेना होगा। वो एक स्टोन अपने मास्टर को वापस दे देता है, जिससे ड्रैगन पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। गॉब्लिन गुड बाय कहता है और लगभग उसे फिर से किंग ऑफ द वर्ल्ड बुला देता है, लेकिन खुद को करेक्ट करता है और कहता है मिस्टर कांग एक सिंपल ऑर्डिनरी मैन। पोर्टल बंद हो जाता है और कांग मुड़कर ड्रैगन से कहता है कि अब उसे उसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। सीन एंड होता है जहां रेस्टोरेंट बाहर से एक सनी डे में दिखता है और पहले से काफी ज्यादा काम नजर आता है। अंदर लिटिल व्हाइट ड्रैगन गर्ल शांति से सो रही होती है और उस पीसफुल मोमेंट को एंजॉय कर रही होती है, लेकिन अचानक बाहर एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। पीछे वाले एरिया में हीरो ड्रैगन को सिखा रहा होता है कि वो अपनी फायर को कैसे कंट्रोल करे ताकि आसपास की चीजें बर्न ना हो। वो बॉय से कहता है कि फिर से ट्राई करे और अपनी फ्लेम्स को सिर्फ उस स्कीवर पर फोकस करे जो वो पकड़े हुए है। और जैसे ही वो करता है एक मीट का पीस परफेक्टली ग्रिल हो जाता है, बिल्कुल सही तरीके से कुक्ड। ड्रैगन क्यूरियस हो जाता है और पूछता है उस स्कीवर के बारे में जो उसने सब स्पेस से निकाला। तभी रिवील होता है कि वो एक ड्वार्वन मास्टर ब्लैकस्मिथ की बनाई हुई ग्रेटेस्ट मास्टरपीस है। बॉय समझ नहीं पाता कि इतना वैल्यूएबल ट्रेजर किचन में क्यों यूज किया जा रहा है, लेकिन हीरो कैजुअली जवाब देता है कि इसे डस्ट कलेक्ट करने देने से अच्छा है इसे यूज किया जाए। और आखिर में ड्रैगन भी उसकी बात से एग्री कर लेता है। तभी अचानक बेल बजती है और जेवू चोई रेस्टोरेंट में एंटर करता है। वो स्माइल करते हुए कहता है कि वो बस अपनी डेली पेट्रोल के दौरान यहाँ से गुजर रहा था। उधर रेड ड्रैगन डिशेस वॉश कर रहा होता है और पूरा सोप सड्स से ढका हुआ होता है। जेवू चोई बैठकर खाना खाता है और कहता है कि फूड हमेशा की तरह अमेजिंग है। फिर वो बॉय को काम करते हुए देखता है और मजाक में कहता है कि ओनर ने एक हेल्पर हायर कर लिया लगता है। वो बताता है कि सिटी में एक नया डंजन खुला है और वहाँ
वहाँ हंटर्स की रिक्रूटमेंट चल रही। प्रोटेगनिस्ट ये सुनकर थोड़ा थॉटफुल हो जाता है और इस न्यू डंजन के बारे में सोचने लगता है। उसे पता है कि डंजन्स असल में नेस्ट्स की तरह होते हैं जहाँ मॉन्स्टर्स आराम से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसे पूरा यकीन है कि ये पोर्टल्स हैं क्योंकि उसके और ड्रैगन के साथ भी यही हुआ था। एजेंट आगे बताता है कि उस जगह की एस्टिमेटेड डिफिकल्टी टियर 5 है जो काफी डेंजरस मानी जाती है, इसीलिए वहाँ हंटर सैंग हू किम और जेन काक टीम को भेजा जा रहा है और मिसेस चयेयोन आइस विच एरिया के दूसरे साइड को प्रोटेक्ट करेंगी। वो थोड़ा दुखी होकर कहता है कि स्क्वायर हंटर्स से भरा पड़ा है जो इन मिशंस के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं। एजेंट को बुरा लगता है क्योंकि उनमें से कई के पास फैमिलीज हैं और कंपटीशन भी काफी फियर्स है। बात खत्म होने के बाद वो हमेशा की तरह फूड के लिए थैंक्स बोलता है और गुड बाय कहकर चला जाता है। ड्रैगन प्राउड फील करता है और हीरो कंफर्म करता है कि कस्टमर को डिश पसंद आई। कैश हाथ में लेकर वो सोचता है कि अपने स्टॉक के लिए और अटाहो मीट खरीदना चाहिए। सीन अब मार्केट में शिफ्ट होता है जहां वो बुचर से 10 किलो अटाहो सरलॉइन मांगता है और तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो चिल्ला रहा होता है कि जो भी रेड ज्वाइन करना चाहता है वो एक सिंगल लाइन में खड़ा हो जाए। वो भीड़ को ध्यान से देखता है और उनमें खड़ा एक स्पीयर वील्डिंग हंटर उसे काफी फेमिलियर लगता है। थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि वो स्पीयर मेज है संग हू किम। पार्टी रिक्रूटमेंट के एड्स देखकर उसे अपने पुराने गेम डेज याद आने लगते हैं। जब से दुनिया एक बिग फैंटेसी गेम जैसी बन गई है तब से गेम वाला स्लैंग भी काफी कॉमन हो गया है। जैसे गेम्स में होता है हीलर्स और टैंक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है लेकिन ज्यादातर लोग डैमेज डीलर्स ही होते हैं। एक डेस्परेट हंटर भी ग्रुप में जगह पाने की कोशिश करता है लेकिन उसे मना कर दिया जाता है क्योंकि उन्हें सिर्फ हीलर्स चाहिए। तभी उसे एसोसिएशन के एजेंट की बात याद आती है कि वहां मौजूद हर इंसान के पास एक फैमिली है जिसे वो सपोर्ट कर रहा है। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। वो सोचता है कि एजेंट जेवू सच में एक अच्छा इंसान है लेकिन उसे दूसरों से ज्यादा खुद की चिंता करनी चाहिए। सीन अब शिफ्ट होता है एक आदमी पर जो एक बैकपैक लेकर खड़ा है और अपनी पॉकेट में कुछ ढूंढ रहा है। वो अपना वॉलेट निकालता है लेकिन खोलने पर पता चलता है कि वो पूरी तरह एम्प्टी है। वो एक टायर्ड साई लेता है और बिना उम्मीद के आगे चलने लगता है लेकिन अचानक रुकता है और अपने बैकपैक का स्ट्रैप और कसकर पकड़ लेता है। सीन वापस रेस्टोरेंट में आता है, छोई उल हो खान को बुलाता है और देखता है कि किचन एकदम स्पॉटलेस है। तभी अचानक डोर की बेल बजती है और वो देखने के लिए मुड़ता है कि कौन आया है। वही स्ट्रीट वाला आदमी अंदर आता है और टायर्ड वॉइस में पूछता है क्या रेस्टोरेंट अभी भी ओपन है। हीरो उसे एक ग्लास पानी सर्व करता है और वो आदमी थके हुए टोन में थैंक यू बोलता है। वो पूछता है क्या यहाँ इंस्टेंट रामेन मिलता है। ऑनर जवाब देता है हाँ बस थोड़ा वेट करना होगा। कुक एक रामेन पैकेज उठाता है और सोचता है कि 30 साल बाद भी इंस्टेंट रामेन इतना पॉपुलर। ये सुनकर आदमी पूछता है एक बोल की प्राइस क्या है। ओनर कहता है 2 सिल्वर। ये सुनते ही उसके चेहरे पर ह्यूज स्माइल आ जाता है और वो तुरंत 5 बोल्स ऑर्डर कर देता है। ओनर थोड़ा डाउट करता है कि क्या वो इतना खा पाएगा लेकिन कस्टमर कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो सब खत्म कर देगा। ये सब देखकर हीरो को थोड़ा स्ट्रेंज लगता है और वो अपना स्किल डिटेक्टर आई एक्टिवेट करता है। तभी उसे पता चलता है कि वो आदमी एक फूड गॉड है, एक ऐसा क्लास जो उसके एक पुराने दोस्त के पास भी था। इस एबिलिटी की खासियत ये है कि यूजर की स्ट्रेंथ उसके खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी पर डिपेंड कर, मतलब जितना हाई रैंक मॉन्स्टर खाएगा उतना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शुरुआत में ये स्किल कोई खास इफेक्ट नहीं देती और यूजर को हमेशा एक एंडलेस हंगर के साथ जीना पड़ता है। तभी उस आदमी का स्टमक जोर से ग्राउल करता है जो कंफर्म करता है कि वो अभी इस स्किल के इनिशियल स्टेज में ही है। हीरो ये समझ जाता है कि ये बंदा कभी इस लेवल से आगे बढ़ ही नहीं पाया और टॉप तक पहुंचने का मौका उसे कभी नहीं मिला। तभी वो एक जायंट बाउल इंस्टेंट रामेन सर्व करता है जिसके ऊपर कई पीसेस अटाहो मीट के रखे होते हैं। ये देखकर कस्टमर पूरी तरह स्पीचलेस हो जाता है। ओनर कैजुअली कहता है कि मीट उसकी तरफ से है, ऑन द हाउस। वो मन ही मन सोचता है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है और ऐसे टाइम में सबसे पहले वही सफर करते हैं। फिर वो उसे कहता है कि अटाहो मीट उसे अच्छा बूस्ट देगा क्योंकि ये फ्री है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये सुनकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो थैंक यू बोलते हुए एक बड़ा बाइट लेता है और जैसे ही पहला बाइट जाता है फ्लेवर उसके मुंह में एक्सप्लोड हो जाता है। वो पूरी तरह एक्सटेसी में चला जाता है। वो जोर से चिल्लाता है कि ये इतना टेस्टी कैसे हो सकता है। ओनर बस उसकी रिएक्शन देखकर हंसने लगता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो लायन की तरह नूडल्स पर टूट पड़ता है और कुछ भी वेस्ट ना हो इसलिए वो बाउल उठाकर पूरा ब्रेथ एक ही बार में पी जाता है। प्लेट पूरी तरह क्लीन हो जाती है और वो एक डीप ब्रेथ लेकर उस अमेजिंग मील के लिए थैंकफुल होता है। कस्टमर बार बार कहता है कि सब कुछ परफेक्ट था और ओनर कहता है कि उसे खुशी है कि उसे पसंद आया। लेकिन जैसे ही पेमेंट करने का टाइम आता है वो घबराहट में अपना वॉलेट गिरा देता है और कॉइन्स भी फ्लोर पर बिखर जाते हैं। चीजें उठाते हुए उसे अपने वॉलेट में एक फोल्डेड टाई दिखती है जिसे देखकर वो थोड़ा सरप्राइज्ड होता है। फिर वो अपने क्रम्पल्ड पैसे देता है और एक बार फिर थैंक यू बोलता है। ओनर बिना किसी इश्यू के पैसे एक्सेप्ट कर लेता है। जाने से पहले वो आदमी हाथ हिलाकर गुड बाय बोलता है और प्रॉमिस करता है कि वो फिर वापस आए। चियोल हो नोटिस करता है कि उसके कपड़े काफी डर्टी थे लेकिन उसकी टाई बिल्कुल नहीं थी। वो सोचता है कि वो बस इस केओटिक वर्ल्ड में समहाउ सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है और फिर वो बात भूल जाता है। लेकिन ज्यादा टाइम नहीं बीता कि वो उसी आदमी से फिर से सड़क पर टकरा जाता है। अचानक वो आदमी एक आवाज सुनकर रुक जाता है और उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। तभी वो देखता है कि सिटी के बीच में एक डायमेंशनल गेट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। आसमान में एक सिनिस्टर पोर्टल खुलता है जो पूरी एरिया में डार्क एनर्जी फैला देता है। अथॉरिटीज तुरंत एक्शन लेती हैं और एरिया को कॉर्डन ऑफ कर देती हैं और सभी सिविलियन
सिविलियंस को जोर से शाउट करके इवैक्यूएट करने को कहती है। एक हंटर वहां आता है और पूछता है कि क्या वो हेल्प कर सकता है, लेकिन गार्ड तुरंत उससे पूछता है उसका टीयर क्या है। वो जवाब देता है फूड गॉड। ये सुनते ही गार्ड उसे डिसमिस कर देता है और वार्न करता है कि सिचुएशन बहुत डेंजरस है। अचानक उस केओस के बीच एक लड़की अपीयर होती है जो एक इंजर्ड इंसान पर हीलिंग मैजिक यूज कर रही होती है। वो हंटर उसे देखते ही शॉक हो जाता है और रियलाइज करता है कि वो मिजिन है, उसकी अपनी डॉटर। घबराकर वो प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ देता है और उसकी तरफ दौड़ते हुए उसका नाम चिल्लाता है। वो पूछता है वो यहाँ क्या कर रही है। मिजिन बताती है कि स्कूल ने सपोर्ट हंटर्स भेजे हैं। वो अपने फादर से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन वो इंसिस्ट करता है कि वो बस उसकी चिंता कर रहा था। लेकिन तभी मिजिन गुस्से में एक्सप्लोड हो जाती है। वो चिल्लाती है कि वो हमेशा बस खाता रहता है और काम करता रहता है और कभी घर पर नहीं होता। वो उसे धक्का देकर दूर कर देती है और जोर से कहती है कि वो तुरंत इवैक्यूएट करे। इसी दौरान उसका फोन जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही वो मुड़ती है, मिजिन की नजर सड़क पर पड़ी एक अजीब सी चीज पर जाती है। वो पूछती है क्या ये एक टाई है। फिर वो अपने फादर को कंफ्यूज्ड होकर देखती है और कहती है कि उसके पास तो सूट भी नहीं है। तभी अचानक एक लाइट पोर्टल खुलता है और उसमें से एक आर्मर्ड बूट जमीन पर जोर से उतरता है। उस पोर्टल से सांग हू किम और उसकी टीम बाहर आते हैं। एलीट हंटर्स जो सिचुएशन हैंडल करने आए हैं, उनमें से एक अनाउंस करता है कि डंजन क्लियर हो चुका है और सबको ग्रेट टीम वर्क के लिए कंग्रेचुलेट करता है। वो हीलर्स को बुलाती है कि वो इंजर्ड लोगों का इलाज करें और मिजिन तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़ती है। उसका फादर वहीं खड़ा रह जाता है जबकि टीम अपनी सक्सेसफुल मिशन सेलिब्रेट कर रही होती है। सीन अब चेंज होता है और हमें क्लासेस के बारे में बताया जाता है, यानी हंटर्स की एबिलिटीज के टाइप्स। मास्टरी के टोटल 5 लेवल्स होते हैं और यंग हंटर्स साइफर स्कूल में ट्रेनिंग लेते हैं ताकि वो इवॉल्व कर सकें। जब कोई अपनी फर्स्ट क्लास मास्टर कर लेता है तो बहुत मेहनत के बाद वो सेकंड क्लास अनलॉक कर सकता है और जो लोग ये अचीव कर लेते हैं उन्हें हंटर्स एसोसिएशन का एलीट माना जाता है। लेकिन अगर किसी का क्लास लो लेवल होता है तो उसके लिए इवॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए बेटर होता है कि वो कोई नॉर्मल जॉब ढूंढ लें जो उनकी लाइफ के लिए सूटेबल हो। सीन फिर वापस चॉयल हो पर आता है जो याद करता है कि उसने फाइनल बैटल के दौरान अपनी 6th क्लास अवेकन की थी। किचन में खड़े होकर वो थोड़ा अनॉयड हो जाता है और सोचता है कि शायद यही उसका लिमिट है क्योंकि वो कभी 7th क्लास नहीं पा सका। तभी अचानक एक रेड हेयर्ड गर्ल अंदर घुसती है और उसे मेरो कहकर बुलाती है। फिर तुरंत खुद को करेक्ट करती है, चोयॉल हो। वो एक्साइटमेंट में कहती है कि कुछ अनबिलीवेबल हुआ है। वो बताती है कि क्यूल ने अपनी स्किन शेड की और अभी अभी बोलना शुरू किया है। फिर वो एक छोटा सा क्रीचर दिखाती है और उससे कहती है कि वो खान बोल, लेकिन वो लिटिल क्रीचर सीधे चोयॉल हो को घूरता रहता है और अचानक एक्साइटमेंट में चिल्लाता है डैडी। ये सुनकर चोयॉल हो ऑकवर्ड फील करने लगता है जबकि रेड हेयर्ड गर्ल इस सीन को देखकर मजे ले रही होती है। वो सिचुएशन को कैजुअली हैंडल करने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्यूल नाम थोड़ा ज्यादा कोरियन नहीं है क्या, लेकिन गर्ल तुरंत जवाब देती है कि ये क्रीचर इसी वर्ल्ड में पैदा हुआ है। फिर वो एक्साइटेड होकर उस क्रीचर से उसका नाम बुलवाती है खान और खुशी से सेलिब्रेट करने लगती है। चोयॉल हो फिर पूछता है कि उसने कौन सा क्लास मास्टर किया है क्योंकि ड्रैगन्स तो जन्म से ही एक क्लास लेकर आते हैं, लेकिन खान कंफ्यूज्ड होकर कहता है कि उसे अभी तक पता ही नहीं है। तभी अचानक डोर की बेल बजती है और गर्ल तुरंत काउंटर के पीछे छिप जाती है। डोर खुलता है और वही हंटर अंदर आता है जो पहले भी आया था और फिर से 5 बॉल्स इंस्टेंट नूडल्स ऑर्डर करता है। खान ये देखकर समझ नहीं पाता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है क्योंकि वो आदमी पूरी तरह डिप्रेस्ड लग रहा होता है। वो बैठते ही चोयॉल हो से अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर करने लगता है। वो बताता है कि वो अटैक साइट पर गया था और वहां उसने अपनी डॉटर को देखा। हंटर दुखी होकर कहता है कि वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि वो खुद टीयर 7 है और उसे एक सिविलियन की तरह ट्रीट किया गया, लेकिन उसकी डॉटर एक टीयर 3 हीलर है जो काफी टैलेंटेड है और एसोसिएशन में रिकॉग्नाइज भी की गई है। फिर वो टाई के बारे में बताता है कि वो उसकी स्कूल इवेंट के लिए सूट खरीदने गया था, लेकिन सब कुछ इतना एक्सपेंसिव था कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाया। आखिर में उसके पास सिर्फ वही सिंपल टाई खरीदने के पैसे थे जिससे वो अंदर से टूट गया। वो सोचता है शायद उसे इवेंट में जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो उसकी स्टडीज का खर्च भी नहीं उठा पा रहा। अपने स्टमक पर हाथ रखते हुए वो खुद पर हंसता है कि ऐसे टाइम में भी उसे भूख लगी हुई। चोयॉल हो ये सब साइलेंटली सुनता रहता है और वो आदमी कहता है कि अगर वो खाएगा नहीं तो रिकंस्ट्रक्शन के काम में भी जॉब नहीं पा सकेगा। तभी चोयॉल हो किचन में खान के पास जाता है जो नूडल्स प्रिपेयर कर रहा होता है। वो कैजुअली पूछता है क्या वो उसे थिन स्लाइसेस में काट सकता है। ये सुनते ही रेड हेयर्ड बॉय पूरी तरह डर जाता है। खान चिल्लाने लगता है कि क्या उसने उसे इतने टाइम तक इसलिए फीड किया ताकि बाद में उसे खा सके, लेकिन कुक हंसते हुए कहता है कि वो बस मजाक कर रहा था और कैजुअली उस स्किन की तरफ इशारा करता है जो क्यूल ने शेड की थी। ये देखकर बॉय गुस्से में आ जाता है और चिल्लाता है कि वो इसे मेमोरी के तौर पर रखना चाहता था। सीन फिर रिवील करता है एक एक्स्ट्रा लार्ज रामेन बाउल जिसके ऊपर कई पीसेस मीट के रखे होते हैं। चोयॉल हो वो डिश हंटर को सर्व करता है और कहता है कि ये भी ऑन द हाउस है। पीछे खान अभी भी पैनिक कर रहा होता है। हंटर सैड एक्सप्रेशन के साथ एक बाइट लेता है, लेकिन अगले ही पल वो पूरी तरह सरप्राइज्ड हो जाता है। धीरे धीरे खाते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो साइलेंटली रोते हुए अपना सारा फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालता है। कुछ देर बाद बोल पूरी तरह एम्प्टी हो जाती है। हंटर एक क्रम्पल्ड बिल टेबल पर रखता है और खड़े होकर थैंक यू कहता है, सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि उसकी पैथेटिक लाइफ स्टोरी सुनने के लिए भी। चोयॉल हो बस उसे जाते हुए देखता है और उसके चेहरे पर एक सैटिस्फाइड स्माइल होती है। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। डोर तक पहुंचकर हंटर एक पल के लिए रुकता है और कहता है कि लाइफ हार्डशिप से भरी होती, लेकिन चोयॉल
हो जवाब देता है कि जो लोग सच में मेहनत करते हैं कभी कभी लाइफ उन्हें कुछ अच्छा वापस देती है। वो आखिर में उससे कहता है कि बस जीते रहो, क्योंकि वो हमेशा यहीं रहेगा उसे फिर से सर्व करने के लिए। हल्की सी स्माइल के साथ वो आदमी रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो जरूर वापस आएगा। छुपा हुआ खान पूछता है कि कुछ हुआ क्यों नहीं। चोय ऑल हो कैजुअली कहता है कि उसने जो कर सकता था वो फूड के जरिए कर दिया। खान उसे सीरियस लुक देता है और पूछता है कि उसने उस स्ट्रेंजर की इतनी मदद क्यों की, लेकिन चोय ऑल हो कोई जवाब नहीं देता, बस नजरें हटा लेता है और उसका एक्सप्रेशन थोड़ा डार्क और डिस्टेंट हो जाता है। फिर वो क्यूल को जेंटली पेट करता है और कहता है कि उसके फादर की आंखों में भी कभी ऐसा ही लोनली लुक था। ये सुनकर खान थोड़ा शॉक हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि चोय ऑल हो जैसा इंसान भी कभी किसी का बेटा था। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो हंटर रात के अंधेरे में अपने सिंपल अपार्टमेंट पहुंचता है। अंदर जाकर वो अपनी डॉटर मजिन को सोते हुए देखता है, जिसका फोन अभी भी उसके पास रखा होता है। फिर वो नोटिस करता है कि उसने वो टाई उठा ली है जो उसने गिराई थी। तभी उसे उसकी हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो स्लीप में ही अपॉलॉजी कर रही होती है। आधा सोते हुए वो फिर से सॉरी बोलती है अपने हार्श वर्ड्स के लिए। हंटर उसके सिर पर हाथ फेरता है और उसे कंफर्ट करता है, कहता है कि सब ठीक है और वो खुद भी सॉरी है। बेड के पास बैठकर वो दुखी होकर सोचता है कि वो अपनी बेटी को एक बेहतर लाइफ नहीं दे पाया, लेकिन जैसे ही वो उसे ब्लैंकेट से ढकता है वो मन ही मन प्रॉमिस करता है कि उसकी डॉटर को उसका अनकंडीशनल लव हमेशा मिलेगा। अगली सुबह वो हंटर सिटी में भागता हुआ दिखता है, चिल्लाते हुए कि उसे लास्ट स्पॉट लेना। सांस फूलते हुए वो आखिर रिक्रूटर के पास पहुंच जाता है, जो उससे उसका हंटर ID मांगता है। रिक्रूटर उसे देखते ही पहचान लेता और उसका नाम पूछता है। वो जवाब देता है मैन हो किम। तभी रिक्रूटर को याद आता है कि यही वो बंदा है जो पिछली बार मॉन्स्टर जॉन में पीछे रह गया। गार्ड उसे वार्न करता है कि इस बार कोई गड़बड़ ना करे, क्योंकि बॉस के बिना मिशन आसान है। पूरी क्लीन अप टीम रेडी हो जाती है और लीडर सिग्नल देता है, जिसके बाद सब पोर्टल के अंदर एंटर कर जाते हैं। दूर कहीं चोय ऑल हो अपने घर से निकलते हुए यॉर्निंग करता है, जैसे हर दिन की तरह आज भी नॉर्मल स्टार्ट हो रहा हो। वो स्टेयर्स उतरकर सड़क पर चलता है। तभी एक वैन तेजी से उसके पास से गुजरती है, जो झांगकॉक टीम की होती है और कुछ ही सेकंड में होराइजन में गायब हो जाती है। चोय ऑल हो उसे जाते हुए देखता है और अचानक उसके अंदर एक बैड फीलिंग आने लगती है, जैसे कुछ सही नहीं है। वापस पोर्टल के पास अचानक एक डिफेनिंग अलार्म जोर जोर से बजने लगता है और रिफ्ट की एनर्जी अनस्टेबल होने लगती है। सैंग हु किम बेस से बाहर भागता है। तभी कोई अनाउंस करता है कि गेट सील हो चुका है। बताया जाता है कि एक कलेक्शन टीम जिसमें वीक हंटर्स थे वो अंदर जा चुकी थी। तभी मिजिन अपने फादर को पुकारती है, लेकिन तभी सबसे बुरा होता है। एक हिडन बॉस अचानक अपीयर हो जाता है और सभी को पोर्टल के अंदर ट्रैप कर देता है। टीम डंजन के अंदर घास पर कदम रखती है, जहां का एनवायरनमेंट बिल्कुल नया और वाइल्ड होता है। लीडर जोर से चिल्लाता है कि फॉर्मेशन मेंटेन रखो, लेकिन मैन हो किम उस सीनरी में खो जाता है। और तभी अचानक एक बिजार डायनासोर उस पर जंप करता है, मुंह खोलकर सीधा अटैक करने के लिए। रिफ्लेक्स में वो अपना हाथ उठाता है और सीधे उस मॉन्स्टर का अटैक ब्लॉक कर देता है। वो क्रीचर को दूर फेंक देता है और खुद कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि आज वो खुद को स्ट्रांग फील कर रहा है और उसे भूख भी नहीं लग रही। एक टीममेट उसकी स्ट्रेंथ नोटिस करता है, लेकिन तभी आसमान में कुछ और ही डरावना होने लगता है। ऊपर स्पेस में एक रिफ्ट बनना शुरू होता है, जो डंजियन की रियलिटी को क्रैक कर देता है। अचानक पूरा ग्राउंड जोर जोर से शेक करने लगता है और सब डर के मारे ऊपर देखने लगते हैं। तभी आसमान से एक जायंट क्लॉड पॉ नीचे गिरता है और जमीन को जोर से क्रश कर देता है। धीरे धीरे वो मॉन्स्टर पूरी तरह रिवील होता है, एक कोलोसल टायरेनोसोरस जो जोरदार रोअर करता है और कंफर्म करता है कि वही हिडन बॉस है। मैन हो पूरी तरह पैनिक में आ जाता है। उसे अपनी बैड लक पर यकीन नहीं होता। बताया जाता है कि हिडन बॉस एक सेकंड बॉस होता है जो एक्स्ट्रा रिफ्ट से आता है, और जब ऐसा होता है तो ज्यादातर क्लीन अप स्क्वाड जिंदा बाहर नहीं निकल पाते। सभी लोग उस मॉन्स्टर को देखकर डर जाते हैं और मैन हो उसे पहचान लेता है। टाइग्रेक्स मॉन्स्टर, वो बीस्ट उनकी तरफ दौड़ना शुरू कर देता है और मैन हो चिल्लाता है सबको जल्दी मूव करने के लिए, लेकिन अचानक वो एक पल के लिए रुक जाता है। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा होता है, क्योंकि वो एक रिस्की डिसीजन लेने वाला होता है। उसे जमीन पर गिरे हुए मॉन्स्टर के पास एक ग्लोइंग माना स्टोन दिखाई देता है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, जिससे वो अपने बिल्स पे कर सकता है और अपनी डॉटर मिजिन को एक बेहतर लाइफ दे सकता है। टीम के लोग चिल्लाते रहते हैं, लेकिन वो उनकी बात इग्नोर कर देता है और सीधे उस रिवॉर्ड की तरफ दौड़ पड़ता है, बिना ये सोचे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने फेटल हो सकते हैं। दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसके गले में जैसे दिल अटक गया था। वो हाथ बढ़ाता है, उसे लगता है बस उस स्टोन को पकड़ना, लेकिन तभी अंधेरे से टाइग्रेक्स बाहर आता है और अपनी ह्यूज जॉज खोलकर उसे एक ही बार में खत्म करने की कोशिश करता है। अगले ही पल मॉन्स्टर एक जोरदार स्वाइप मारता है और उसे हवा में ऐसे उछाल देता है जैसे वो कुछ भी नहीं हो। जमीन पर गिरते ही उसे मिजिन की हार्श बातें याद आती और वो सोचने लगता है क्या वो सच में ऐसा ही है। उसकी नजर में वो खुद एक डेस्परेट आदमी है, एक पैथेटिक फादर जो अपने ही लव्ड वन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। तभी उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी की यादें फ्लैश
होने लगती। उसके स्कूल सेरेमोनी का दिन, उसकी बचपन वाली स्माइल और उसकी माँ के फ्यूनरल पर उसका टूटा हुआ चेहरा। फिर एक और याद आती है जब वो उसे बेबी के रूप में अपनी बाहों में पकड़े हुए था। लेकिन तभी अचानक उसकी आंखों में एक अलग ही स्पार्क जल उठता है, प्योर डिटर्मिनेशन का। सब कुछ बदल जाता है। वो मुश्किल से खड़ा होता है और खुद से चिल्लाता है वो मर नहीं सकता, उसे अकेला छोड़ने का कोई हक नहीं है। नई ताकत के साथ वो बीस्ट के सामने खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है वो यहाँ नहीं मरेगा। उधर मॉन्स्टर अपने क्लॉज जमीन में गाड़ देता है, फाइनल अटैक के लिए तैयार। एक भयानक रोर के साथ वो मैनहो की तरफ चार्ज करता है, लेकिन मैनहो पीछे हटने वाला नहीं। वो अपनी फिस्ट्स कस लेता है, जितनी भी करेज बची थी सब इकट्ठा कर लेता और फिर पूरी फ्यूरी के साथ वो चिल्लाता है वो ऐसे मरने वाला नहीं है, नो वे। सिर्फ इंस्टिंक्ट पर वो मॉन्स्टर के पॉ को पंच से रोक देता है और उसी पल एक हिडन पावर जाग उठती है। उसकी मुट्ठी से रेड एनर्जी क्रैकल करने लगती है और कुछ ही सेकंड में वो एनर्जी उसके पूरे शरीर को इनगल्फ कर लेती। दूर खड़ा टीम लीडर ये सब देखता है और शॉक में चिल्लाता है ये तो सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, रैंक अप। खुद मानहो भी पूरी तरह शॉक्ड है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने अकेले ही हिडन बॉस को रोक। फिर उसे महसूस होता है उसकी फिस्ट्स में दर्द ही नहीं है और सबसे अजीब बात, उसे भूख भी नहीं लगी। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार वो कांस्टेंट हंगर गायब हो चुकी। और बस फिर क्या, वो आगे बढ़ता है, मॉन्स्टर के जॉ को पकड़ लेता है और उसके अटैक को वहीं रोक देता है। अपनी नई ताकत के दम पर वो उस जायंट डायनासोर को बराबरी की टक्कर देता है। वो जमीन पर स्लाइड करता है और एक डिफाइंट लुक के साथ मॉन्स्टर को चैलेंज करता है। हिट करके दिखा, वो चिल्लाता है। टिकेर है, क्योंकि असली फाइट अब शुरू हुई। दूसरी तरफ एलीट टीम का वेपन टूट जाता है, जिससे एनिमी की असली ताकत साफ दिख जाती है। तभी संघू बैटलफील्ड पर पहुंचता है और पूछता है क्या सब लोग इवैक्यूएट हो चुके हैं? बॉस कहाँ है? एक हंटर शॉक में उंगली दिखाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उस आदमी ने अकेले ही टियर 2 टाइग्रेक्स को रोक दिया। संघू हल्का सा स्माइल करता है और कंफर्म करता है हाँ, उसने सच में ये कर दिखाया। और फिर वो उसे देखकर कहता है क्या कूल ओल्ड गाय है, सच में अनबिलीवेबल। मानहो को मॉन्स्टर को रोकते हुए देखकर संघू उसकी पोटेंशियल को तुरंत पहचान लेता है और बोलता है कि उसे इसका कॉन्टेक्ट इन्फो लेना ही पड़ेगा। तभी अचानक एक स्टेटस विंडो सामने आता है जिसमें रिवील होता है कि मैनहो की क्लास है गॉड ऑफ फूड। समझाया जाता है कि ये क्लास डैमेज को रिफ्लेक्ट करती है, यानी फाइट में ये एक सुपर ड्यूरेबल टैंक की तरह काम करता है। दूर खड़ा चियोलो ये सब देखकर सोचता है कि कोरियन सिस्टम में ये पावर कम से कम टियर 3 हंटर के बराबर है। जब वो देखता है कि मैनहो और संघू ने सिचुएशन हैंडल कर ली है तो वो डिसाइड करता है कि अब उसका मिशन यहाँ खत्म हो गया। सीन शिफ्ट होता है जहाँ छोटी कयूल एक क्यूट सा यौन ले रही होती है। दिखाता है कि उसकी लाइफ अभी भी पीसफुली चल रही है। रेस्टोरेंट में टेबल पर पड़ा न्यूज़पेपर अनाउंस करता है कि हिडन बॉस टिग्रेक्स आखिरकार डिफीट हो चुका है। न्यूज में रिवील होता है कि इस फाइट का हीरो था मानहो किम, जो एमवीपी बना और सीधे टियर 3 तक रैंक अप कर गया। एसोसिएशन अपनी गलती मानती है और रीइवैल्यूएशन का प्रॉमिस करती है। तभी चियोलो कयूल को उठाता है और कहता है कि वो थोड़ी हैवी हो गई है। छोटी कयूल तुरंत जवाब देती है डैडी। चियोलो तुरंत डिनाई करता है, कहता है कि वो उसका फादर नहीं है, लेकिन कयूल उसे कसकर हग कर लेती है। उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो उसकी अफेक्शन एक्सेप्ट कर लेता है। जबकि बैकग्राउंड में न्यूज चल रही होती है। रेडियो पर रिपोर्ट आती है कि सिटी में पेटी थेफ्ट्स की एक वेव चल रही है। कल्प्रिट को फूड और शाइनी चीजों का शौक है और वो मार्केट से मेना स्टोन्स तक चुरा चुका है। ये न्यूज सुनकर चियोलो डीप सोच में पड़ जाता है, जबकि पास में कायुल पानी के साथ खेल रही होती है। फिर वो एक क्यूट एक्सप्रेशन के साथ उसके पास आती है और अपने डैडी को एक मग देती है जो लिक्विड से भरा हुआ है। लेकिन तभी खान अचानक किचन में घुसता है और जोर से चिल्लाता है डोंट ड्रिंक दैट। उसके चेहरे पर डिस्गस्ट साफ दिख रहा होता है। वो वार्निंग देता है कि उस मग में डेंजरस बैक्टीरिया भरे हुए। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि कयूल ने एक पिक्चर बुक से वाटर वेल्स के बारे में सीखा था। ये सुनते ही चियोलो की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि कयूल के लिए टॉयलेट ही एक वेल जैसा दिखता है। हेल नो। सीन फिर बदलता है जहां एजेंट जेवू चॉय किमची टेस्ट करता है और कहता है ये डिश तो इनक्रेडिबल है। चियोलो कैजुअली बोलता है कि उसने प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, इसलिए उसके फूड का फ्लेवर इतना स्पेशल है। अचानक डोरबेल बजती और जेवू बोलता है कि और लोग भी आ गए। वो कैजुअली कहता है कि आज वो अपने साथ किसी को लाया है और तभी उसके पीछे से एक आदमी सामने आता है। वो और कोई नहीं कैप्टन सेंगहू किम होता है, फेमस स्पीयर हंटर, लेदर जैकेट में फुल ऑनरा के साथ। चियोलो तुरंत झुककर उसे ग्रीट करता है और पोलाइटली बोलता है कि उसने उसके बारे में बहुत सुना है। एसोसिएशन का एजेंट खुद को इंट्रोड्यूस करता है और चियोलो को पहचान लेता है कि वो एक स्पीयर मेज है। संघू आते ही कंप्लेन करने लगता है, कहता है कि दिन बहुत रफ था, एंडलेस मीटिंग्स ने दिमाग खराब कर दी। तभी एजेंट जेवू साइड की तरफ इशारा करता है और अनाउंस करता है कि यहाँ फेमस गॉड ऑफ फूड भी मौजूद है। वो एक्साइटमेंट में बताता है कि ये मैनहो किम है, वही हीरो जिसने लास्ट रेड में पूरा गेम बदल दिया था। मैनहो हम्बल स्माइल के साथ बोलता है कि उसका सारा क्रेडिट उस बॉस को जाता है जिसने उसके डार्केस्ट मोमेंट में उसकी मदद की। लेकिन चियोलो कैजुअली रिप्लाई करता है कि वो कुछ खास नहीं था, वो तो बस चाहता था कि वो वापस आकर फिर से खाना खाए। नया आया हुआ कस्टमर अपना यूजुअल नूडल्स ऑर्डर करता है और चियोलो तुरंत कुकिंग में लग जाता है। ये देखकर संघू को भी क्रेविंग हो जाती है और वो भी वही डिश ऑर्डर कर देता है, जिससे कुक और भी खुश हो जाता है। जैसे ही खाना आता है मैनहो बिना रुके पूरा
पूरा बोल उठाकर एक ही बार में सारा ब्रॉथ पी जाता है। ये सीन देखकर सांग-हू लिटरली स्पीचलेस हो जाता है और उसके हंगर लेवल से काफी इम्प्रेस्ड होता है। डैम! फिर वो मैनहो को याद दिलाता है कि उसे निकलना चाहिए क्योंकि उसने अपनी बेटी के स्कूल जाने का प्रॉमिस किया। चीलो बोलता है कि अब उन्हें रेस्ट करना चाहिए और इसी के साथ एजेंट गुड बाय कहकर वहां से निकल जाता है। दूर से वो दोनों को देखता है और सोचता है कि इन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी है, लेकिन तभी उसे अचानक महसूस होता है कि रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा शांत हो गया है, जो थोड़ा वियर्ड लगता है। वो टेबल की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि सेंगहू धीरे धीरे झूल रहा है, जैसे अभी गिरकर सो जाएगा, और अगले ही पल वो पूरी तरह से पास आउट हो जाता है। खाना खाने के बाद सीधा नैप मोड में चला जाता है। सीन अचानक फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहां संग-हू एक आदमी की कॉलर पकड़कर उस पर चिल्ला रहा होता है, पूरी तरह आउटरेज्ड। वो गुस्से में पूछता है कि उसने कैसे एक मिस्टिकल क्रीचर के साथ छेड़छाड़ कर दी, क्योंकि उसी वक्त एक फायर बीस्ट शहर पर हमला करने आ चुका होता है। वो मॉन्स्टर एक जायंट वुल्फ होता है जो आग में जल रहा है और हंटर्स की तरफ प्योर हेट्रेड के साथ घूर रहा है। वो अपने दांत दिखाता है और एक डेफनिंग हाउल के साथ अपनी पावर अनलीश करने की तैयारी करता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां संग-हू अपनी नैप से उठता है और थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखता है कि अभी क्या हुआ। संग-हू अचानक उछलकर खड़ा हो जाता है और देखता है कि चेओल हो अभी भी वहीं बैठा है, आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। चेओल हो टाइम नोटिस करता है और तुरंत अपोलोजाइज करता है, लेकिन कुक उसे बोलता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैप्टन खाना रिफ्यूज कर देता है, कहता है कि उसका एपेटाइट नहीं है। तभी रेडियो पर फिर से रॉबरीज की न्यूज चलने लगती है, लेकिन अगले ही पल वो अपना माइंड बदल देता है और एक ड्रिंक ऑर्डर करता है। चेओल हो तुरंत एक्टिव हो जाता है और उसका ऑर्डर प्रिपेयर करने लगता है। संग-हू सोजू मांगता है और साइड डिशेस पूरी तरह शेफ पर छोड़ देता है। कुक थोड़ा सोचता है और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स को देखकर सजेस्ट करता है, साशिमी। ये सुनकर संग-हू थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। कुक कंफर्म करता है कि ये रॉ फिश है और बताता है कि ये सुबह ही फ्रेश कैच मिला। बताया जाता है कि मॉन्स्टर्स के आने के बाद ओशंस भी पूरी तरह बदल चुके हैं, जिस वजह से जो फिश पहले कॉमन थी अब वो रेयर डेलिकेसी बन चुकी है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड। अब लोग नॉर्मल फिश की जगह मॉन्स्टर स्पीसीज पकड़ते हैं, जैसे ये यंग जर्मन फिश। चियोलाहो बड़े ध्यान से उस क्रिएचर को स्लाइस करना शुरू करता है और बताता है कि इसका टेस्ट सी बेस और फ्लॉन्डर का मिक्स जैसा है। तैयार करते हुए वो एडमिट करता है कि पहले उसे साशिमी पसंद नहीं था, लेकिन अब वो इसे लग्जरी की तरह देखता है। फिर वो डिश सर्व करता है और सांग-हू को रिकमेंड करता है कि नीचे वाले सीवीड नूडल्स भी ट्राई करे। कैप्टन इम्प्रेस तो होता है, लेकिन सशिमी और सीवीड नूडल्स का कॉम्बो उसे थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। चेओल हो कॉन्फिडेंटली बोलता है कि उसने स्पेशल इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं और टेस्ट उसे जरूर पसंद आएगा। सेंग-हू चॉपस्टिक्स उठाता है, एक पीस लेता है और खा लेता है। जैसे ही वो बाइट लेता है, एक इंस्टेंट क्रंच फील होता है और अगले ही पल फ्लेवर का जोरदार जॉल्ट उसके पूरे बॉडी में दौड़ जाता है। वहां उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी एनर्जी वापस आ गई। वो तुरंत एक ग्लास सोजू एक ही बार में खत्म कर देता है, पैलेट क्लीन करने के। एक सेटिस्फाइड आवाज में वो बोलता है, ये तो दिल खुश कर दिया। अब सांग-हू फाइनली रिलैक्स करता है और महसूस करता है कि उसकी एग्जॉस्टिंग वीक ऑफिशियली खत्म हो गई है। वो बताता है कि उसे 2 दिन की छुट्टी मिली है, जो लगभग 2 साल की सर्विस में उसकी पहली ब्रेक है। हर दिन मॉन्स्टर्स का शिकार करते करते वो मेंटली पूरी तरह ड्रेन हो चुका था। रिफ्ट से लगातार क्रीचर्स निकलते रहते थे और उसे कभी एक पल का भी आराम नहीं मिलता था। वो अपने स्पीयर को देखता है और याद करता है कि ये एडामंटियम से बना है, एक बहुत ही वैल्यूएबल मटेरियल। वो कहता है कि जब वो ग्रेजुएट हुआ था तब उसे लगा था कि इस वेपन के साथ वो दुनिया बचा सकता है, लेकिन रियल वर्ल्ड ने उसे जल्दी सिखा दिया कि हमेशा कोई ना कोई तुमसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। सेंग-हू स्ट्रेच करता है और कंप्लेन करता है कि वो अभी से टायर्ड फील कर रहा है और तब चायोल-हो रिवील करता है कि वो भी इस फेज से गुजर चुका है। वो धीरे धीरे सोच में डूब जाता है और कहता है कि हर इंसान की लाइफ में एक दिन ऐसा आता है जब उसे रियलाइज होता है कि वो उतना स्पेशल नहीं है जितना वो सोचता था, और उसके हिसाब से इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है जबरदस्ती एक स्माइल कर लो और थोड़ी अच्छी सोजू पी लो। चेओल-हो उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है, बोलता है कि वो अभी भी कोरिया के 5 गार्डियंस में से एक है, लेकिन सांग-हू एडमिट करता है कि इतने सारे लोगों की जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना कभी कभी बहुत हैवी हो जाता है। बाहर बारिश हो रही होती है और उसे देखते हुए चेओल-हो पूछता है, क्या कुछ स्पेसिफिक हुआ है जिसकी वजह से वो ऐसा फील कर रहा है? कैप्टन धीरे से हाँ में जवाब देता है और कहता है कि जो हुआ था उसे वो आज भी बहुत क्लियरली याद है। तभी चेओल-हो उससे पूछता है, क्या उसने कभी एक मिथिकल क्रीचर के बारे में सुना है जिसका नाम है गुमिहो? सीन तुरंत फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहां बारिश के बीच हंटर्स भाग रहे होते हैं और उस इंसान पर गुस्सा कर रहे होते हैं जिसने उस बीस्ट को प्रोवोक किया। एक सबऑर्डिनेट बताता है कि कल्प्रिट है हंटर जेंटलमैन। ये सुनकर सांग-हू और भी कंफ्यूज हो जाता है। तभी आसमान की तरफ देखते हुए गुमिहो एक जोरदार हाउल करता है, अपनी पूरी फ्यूरी दिखाते हुए। सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां चायोल-हो एक्सप्लेन करता है कि ये क्रिएचर्स नॉर्मल मॉन्स्टर्स जैसे नहीं होते, ये मिथिकल बीस्ट्स होते हैं जिनका कोई फिक्स्ड रैंक नहीं होता। वो बताते हैं कि ये आइसोलेशन में रहते हैं और पिछले 30 सालों में इन्होंने कभी भी इंसानों पर पहले अटैक नहीं किया। इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन किसी ने जाकर खुद ही उनमें से एक की पीस डिस्टर्ब कर दी। फ्लैशबैक में सांग-हू आखिरकार उस आदमी को ढूंढ लेता है जिसे वो ढूंढ रहा
था वो ही सो कॉलर्ड जेंटलमैन। बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो उसकी कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में चिल्लाता है। उसने आखिर किया क्या है, लेकिन हैट पहना हुआ वो आदमी उसे ढूंढता रहता है जैसे उसे किसी भी खतरे की परवाह ही नहीं। तभी सेंघू शॉक हो जाता है जब उसे उस कल्प्रिट की असली आइडेंटिटी पता चलती है और उसका पार्टनर उसका नाम चिल्लाता है। उसी वक्त गुमिहो एक भयानक चीख निकालता है प्योर रेज के साथ और उसकी रेड फ्लेम्स पूरी रात को रोशन कर देते। डैम! अगले ही पल बीस्ट एक बिल्डिंग की तरफ जंप करता है और कोई चिल्लाता है, सभी लोग फॉर्मेशन में आ जाओ। संघू अटैक टीम को लीड करता है और चिल्लाता है, सब लोग फुल पावर के साथ अटैक करो। गुमिहो अपने टेल्स में एनर्जी गैदर करना शुरू करता है एक डेवास्टेटिंग अटैक की तैयारी। धीरे धीरे एक मैसिव फायर स्फीयर बनता है जिसकी पावर से जमीन तक कांपने लगती है और फिर अचानक गुमिहो अटैक अनलीश कर देता है। पूरे शहर पर आग की बारिश होने लगती है। हेल नो! उसकी आंखें एक हिप्नोटिक लाइट से चमकने लगती हैं और जो भी सीधा उनमें देखता है वो वहीं पैरालाइज्ड हो जाता है। उस अटैक की वजह से कई हंटर्स वहीं बेहोश हो जाते, उनके हाथों से वेपन्स गिर जाते और वो एक डीप ट्रांस में चले जाते। एक सबऑर्डिनेट जोर से चिल्लाता है, उन फ्लेम्स की तरफ मत देखो, वार्निंग देता है कि बीस्ट का अगला अटैक आने वाला है। तभी एक मैसिव फायरबॉल एक हंटर के शील्ड से टकराता है और इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि शील्ड तुरंत टूट जाता है। संघू और उसका पार्टनर लास्ट सेकंड पर पीछे कूदते हैं और किसी तरह ब्लास्ट से बच जाते हैं। तभी वो वुमन अपने शील्ड पर एक स्पेल एक्टिवेट करती है और एक ब्लूइश प्रोटेक्शन सर्कल बन जाता है। उस स्पेल की मदद से कई मैजिक शील्ड्स हवा में अपीयर होते हैं और गुमिहो के फायर प्रोजेक्टाइल्स को ब्लॉक करने लगते हैं। ये मौका देखकर कैप्टन अपना स्पेयर रेडी करता है जो अब पर्पल ऑरा से ग्लो कर रहा होता है। वो उन शील्ड्स को प्लेटफॉर्म की तरह यूज करता है और मॉन्स्टर पर अलग अलग एंगल से अटैक करने लगता है। डेमन फिर वो स्पीयर हाथ में लेकर हवा में डाइव करता है बीस्ट पर फाइनल ब्लो देने के लिए। गुस्से में चिल्लाते हुए वो कमांड देता है, अब बस चुपचाप यहाँ से चला जा। अगले ही पल स्पीयर की टिप हवा को चीरती हुई गुमिहो की नेक पर स्ट्राइक करती है और मॉन्स्टर दर्द में जोर से रोर करता है। उसकी आंख में एक आंसू भर आता है। संघू उस नजर को नोटिस करता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वो अपना अटैक रोक नहीं पाता और स्ट्राइक सीधा लगता है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। वो बताता है कि ये बैटल पूरी रात चला था बिना एक पल के रेस्ट के और जब आखिर में उन्होंने मॉन्स्टर को डिफीट किया तब स्क्रीम्स के बीच उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो जमीन पर देखता है तो वहां एक छोटा सा फॉक्स कब होता है जो बारिश में कांपते हुए रो रहा होता है। तभी उसे समझ आता है उन्होंने एक माँ को मार दिया और ये उसका न्यू बॉर्न व्हाट। फिर रिवील होता है कि जेंटलमैन के ईगल्स ने उस कब का शिकार किया था और उसकी माँ बस उसी का रिएक्शन दे रही। सेंघू दुखी होकर कहता है कि ये एक मिस्टेक थी और मिस्टेक्स तो बेस्ट स्टूडेंट्स से भी हो जाती हैं, लेकिन वो ये भी मानता है कि गार्डियंस होने के नाते उन्हें ऐसी गलतियां करने का हक नहीं है। और सबसे दुखद बात, आखिर में उस कब को भी खत्म करना पड़ा। चियोलो उसे समझाता है, कहता है कि उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी और इसी के साथ गुमिहो केस हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है। सेंघू एक हल्की सी शीपिश स्माइल देता है और लगता है कि वो थोड़ा बेहतर फील कर रहा है। फिर वो उठता है जाने के लिए और कहता है कि वो शायद ज्यादा बोल गया क्योंकि वो यहाँ बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा था। लेकिन तभी चियोलो भी खड़ा होता है और उससे कहता है कि वही साशिमी का एक और प्लेट पैक कर दे, इस बार टू गो। वो कॉन्फिडेंटली बोलता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और बाहर स्टारी नाइट पूरे शहर को कवर कर रही होती है। और फिर सीन वापस पास्ट में कट होता है जहां हंटर जेंटलमैन अंधेरी गलियों में चलता हुआ नजर आता है। संघू चलते हुए जेंटलमैन को याद करता है, फ्लैशबैक में दिखता है। वो उसे कन्फ्रंट करता है और गुस्से में चिल्लाता है। आखिर वो क्या सोच रहा था, एक न्यू बॉर्न के साथ छेड़छाड़ कैसे कर सकता है। वो और भी जोर से चिल्लाता है, सिर्फ अपॉलॉजी से कुछ ठीक नहीं होता, उसकी वजह से कितनी जानें खतरे में पड़ गई थी। आर्ग्यूमेंट के अंत में कैप्टन चुप हो जाता है और धीरे से अपनी पीठ मोड़ लेता है। उसके चेहरे पर प्योर डिफीट साफ दिखाई दे रहा होता है। वो डिस्ट्रक्शन के बीच धीरे धीरे चलता है, उस रात का पूरा वेट अपने कंधों पर उठाए हुए। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। चियोलो भी उन गुमिहोस को याद करता है जिनसे वो अपने कॉन्टिनेंट पर मिला था। बताया जाता है कि उन्होंने कभी भी ह्यूमंस पर पहले अटैक नहीं किया, फिर भी उसने खुद 2 को मार दिया था और हर बार उसे रिग्रेट हुआ क्योंकि कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जो इंसान कभी भूल नहीं सकता। दूसरी तरफ संघू रूइंड सिटी में चल रहा होता है अपने साथ साशिमी लेकर जो वो घर जाकर खाने वाला है। वो साशिमी का पैकेट खोलता है। यही एक चीज थी जो उसे उस मुश्किल रात में थोड़ा कंफर्ट दे रही, लेकिन वो मेमोरीज अब भी स्कार्स की तरह उसके साथ चिपकी हुई हैं और वो स्क्रीम्स आज भी उसके दिमाग में गूंजती रहती हैं। अचानक उसे फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती। उसका हंटर इंस्टिंक्ट तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, अलर्ट। उसे ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ फिर से जी रहा हो, जैसे वो फ्लेम्स आज भी उसे उसकी गलती याद दिला रहे। अंधेरे में से एक छोटा सा पॉ बाहर आता है, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हुआ। वो गुमिहो का कब होता है, लेकिन अब उसके 3 टेल्स हैं और उसके आसपास अपनी फ्लेम्स जल रही हैं। व्हाट? तभी संघू सच रिवील करता है, वो उस बारिश वाली रात उस कब को मार ही नहीं पाया था। फ्लैशबैक में दिखता है छोटा सा न्यूबॉर्न बारिश में कांपते हुए रो रहा था, शायद उसकी माँ की आखिरी नजर की वजह से या कुछ और, लेकिन वो उसे खत्म नहीं कर पाया। वो नीचे बैठ जाता है और खुद को वीक गार्डियन कहकर कोसता है, जबकि कब आराम से सशिमी खा रहा होता है। कैप्टन उससे पूछता है, तूने कितने माना स्टोन्स चुरा लिए जो तेरे 3 टेल्स हो गए? लेकिन छोटा फॉक्स उसकी बात इग्नोर करता है और इंस्टिंक्ट में आकर फूड बैग छीनने की कोशिश करता है। संघू तुरंत रिएक्शन देता है और उसे उसकी टेल से पकड़ लेता है। गुमिहो गुस्से में आ जाता है, अपने दांत दिखाता है। ग्रर।
अगले ही पल वो फायरबॉल से अटैक करता है, ये दिखाते हुए कि वो अब काफी स्ट्रांग हो चुका है। संग हू किसी तरह नैरोली डॉज करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, बस 1 मिनट सुन ले। वो वार्निंग देता है कि एसोसिएशन जल्द ही एक्शन लेगी और अब वो उसे सिटी में प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर सांग हू अपना स्पीयर नीचे फेंक देता है और गुमिहो से कहता है, यहाँ से चला जा अभी के अभी। भारी दिल के साथ संग हू उसे गुड बाय कहता है, लेकिन छोटा फॉक्स रोने लगता है। वो जाना ही नहीं चाहता। आखिर में संग हू गुस्से में चिल्लाता है, यहाँ से निकल जा अभी के अभी, और गुमिहो मजबूरी में भाग जाता है सीधा फॉरेस्ट की तरफ। संग हू हल्की सी मेलनकॉलिक स्माइल देता है, क्योंकि अंदर से वो जानता है उसने सही फैसला लिया। वो रात में अकेला खड़ा होता है, हाथ में स्पीयर लिए, और आखिरी बार चिल्लाता है, वापस मत आना। उधर गुमिहो सिटी की रूफटॉप्स पर दौड़ता है एक सेफ जगह ढूंढने के लिए, लेकिन अचानक वो रुक जाता है, जैसे उसे कोई फेमिलियर सेंट महसूस हुई। वो चौंक जाता है जब वो देखता है लिटिल कायोल विंडो से उसे हाथ हिला रही है, जैसे उसे बुला रही हो। व्हाट? क्यूरियस होकर वो पास आता है और देखता है कि छोटा ड्रैगन उसे फिर से डैडी बुला रहा है। उसकी फ्लफी फर हल्की ग्लो करने लगती है और गुमिहो वहीं जमीन पर गिर जाता है। पूरी तरह चार्म हो चुका था। वो समझ जाता है ये क्यूट और हार्मलेस है, मतलब ये उसकी फ्रेंड है। फिर दोनों साथ में बुकशेल्फ पर कूदने लगते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। तभी च्योल्हो रूम में एंटर करता है और फाइनली रियलाइज करता है कि उसके घर के आसपास जो प्रेजेंस थी वो यही गुमिहो था। वो कैजुअली पूछता है, भूख लगी है? गुमिहो तुरंत सिर हिलाता है, यस। च्योल्हो मुस्कुराता है और कहता है, लगता है कहीं और खाकर आया है, साशिमी की तरफ इशारा करते हो। तभी अचानक एक पोर्टल खुलता है और उसका गोब्लिन बटलर कासिम बाहर आता है। पूछता है, अब क्या चाहिए मास्टर? च्योल्हो गुमिहो की तरफ इशारा करता है और कहता है, कलेक्शन से एक माना स्टोन लेकर आओ। कासिम तुरंत ओबे करता है और स्टोन लाकर कॉमन मास्टर च्योल्हो कांग को दे देता है। च्योल्हो कहता है, एक टीयर, एक माना स्टोन काफी होना चाहिए। इतना सुनते ही गुमिहो बिना रुके स्टोन छीन लेता है और अगले ही पल उसे मुंह में डालकर चबा देता है। किरैक! स्टोन के टुकड़े हो जाते हैं और एक कॉस्मिक एनर्जी पूरे उसके शरीर को एंगल्फ कर लेती है। वो पूरी पावर एब्जॉर्ब कर लेता है। विंडो के पास खड़ा च्योल्हो उसे गुड बाय कहता है, क्योंकि अब वो जाने के लिए तैयार है। गुमिहो मुड़ता है और एक फायरी कॉमेट की तरह विंडो से बाहर निकल जाता है। वो एक रूफ टॉप पर रुकता है और आखिरी बार उस सिटी को देखता है जिसे वो छोड़कर जा रहा है। उसे सेंगहू याद आता है और वो सोचता है कि सब कुछ होने के बावजूद वो हंटर एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है अब वो उसे कभी नहीं देख पाएगा। दूर कहीं सेंगहू घास पर लेटा होता है और सोच रहा होता है कि गुमिहो की फ्लेम्स वहां बहुत ज्यादा नोटिसेबल थी। उसके चेहरे पर सैडनेस साफ दिखती और वो बस यही होप करता है वो क्रिएचर कभी वापस उस जगह ना आए। एक रूफटॉप से गुमिहो चांद की तरफ देखकर जोर से हाउल करता है, जैसे एक फाइनल गुड बाय दे रहा हो, और फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है नेशनल हंटर्स एसोसिएशन, जो पूरे कंट्री को कंट्रोल कर दिया। बताया जाता है कि उन्होंने ऑफिशियली 5 टियर 2 हंटर्स को गार्डियंस अपॉइंट किया। इनमें शामिल हैं आइस विच, संगहू किम जेंटलमैन और ब्लेड क्वीन। इनके अलावा एसोसिएशन सबसे सीक्रेट मिशंस के लिए टियर 1 हंटर्स को भी डिस्पैच करती है। हायरार्की के सबसे टॉप पर है एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जिनसुयू, कंट्री का सबसे पावरफुल आदमी। अपने ऑफिस में वो गर्मी की कंप्लेन कर रहा होता है और सामने खड़ी होती है छयोन, ब्लू हेयर्ड मेज, जो चुपचाप उसे देख रही होती है। आइस विच कैजुअली पूछती है, क्या उसे कूल होने के लिए थोड़ी आइस चाहिए, लेकिन वो मना कर देता है। कहता है समर ऐसा ही होता है, और तुरंत टॉपिक चेंज करके सीरियस बात पर आ जाता है। वो मेंशन करता है कि उसने सुना है मंद्रगोराज गायब हो रहे हैं। छयोन तुरंत कंफर्म करती है, यस ये सच है। बताया जाता है कि मैंड्रागोरा एक प्लांट मॉन्स्टर होता है जो बेहद डेंजरस पॉइजन रिलीज करता है, और इससे भी खतरनाक बात, उसकी स्क्रीम लो रैंक हंटर्स और सिविलियंस को सेकंड्स में मार सकती है। हेल नो। रिपोर्ट के मुताबिक 13 मंड्रागोरास बिना किसी ट्रेस के गायब हो चुके हैं, जैसे वो खुद चलकर कहीं चले गए हों। प्रेसिडेंट ये सुनकर हंस पड़ता है और कहता है रूट वेजिटेबल्स के पैर नहीं होते जो वो चल सके। फिर वो डिसाइड करता है कि इस केस के लिए किसी गबी को बुलाया जाए। ये नाम सुनते ही चायन थोड़ा शॉक हो जाती है। व्हाट? जिनसू कामली कंफर्म करता है शैडो कैट वापस आ चुका है और अब वही इस मिस्टीरियस केस को हैंडल करेगा। दूसरी तरफ छोटी कायुल स्ट्रेच करती है और एक पीसफुल नाइट के बाद उठती है। वो देखती है कि खान वहां नहीं है और उसके पास च्योल्हो सो रहा होता है। उसे महसूस होता है कि उसका डैडी नाइटमेयर देख रहा है, तो वो धीरे से उसे उठाने की कोशिश करती है। अपनी छोटी पॉ से उसका फेस रब करती है और उसे बुलाती है, लेकिन तभी उसके पेट से आवाज आती है GRRR, और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, फूड। वो बेड से उतरती है और किचन की तरफ जाती है। वहां रखी चेयर तक पहुंचने की कोशिश करती है। काफी क्लमजी जंप्स के बाद वो समहाउ चेयर पर चढ़ जाती है। रेडी टू हंट। वहां से वो फ्रिज के अंदर झांकती है और उसे एक मंद्रगोरा दिखता है, एक बहुत ही स्ट्रेंज प्लांट मॉन्स्टर। उसे समझ नहीं आता ये क्या है और वो सोचती है क्या ये कोई बूढ़ा आदमी है। तभी अचानक मैंड्रागोरा डर जाता है और एक डेफनिंग स्क्रीम छोड़ता है जो पूरे घर में गूंज जाती है, लेकिन उसकी भूख ज्यादा स्ट्रांग थी और क्यूल बिना सोचे समझे उस मॉन्स्टर को सीधा काट लेती। अगले ही पल उसका टेस्ट इतना हॉरिबल होता है कि वो सब कुछ थूक देती है। यह वो अजीब सा फेस बनाती है और मंड्रागोरा को दूर फेंक देती। तभी च्योल्हो और खान किचन में आ जाते और शेफ उसे एक डिसअप्रूविंग लुक देता है। छोटी ड्रैगन थोड़ी देर बाद फुल पेट के साथ पास आउट हो जाता है। च्योल्हो वार्निंग देता है बाद में इसे अच्छी खासी स्कोल्डिंग मिलने वाली। वो क्यूल को उठाता है और खान से पूछता है कि वो पिछले कुछ दिनों से कहां था। खान बताता है कि वो रिफर्ट्स
मॉन्स्टर्स पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन उसे सिर्फ वही मॉन्स्टर्स मिले जो वो पहले स्पैन में देख चुका है। ये सुनकर चियोलहो थोड़ा सोच में पड़ जाता है और मॉन्स्टर्स वर्ड उसे कुछ आइडिया देता है। वो हल्का टीज करता है, जिस पर खान गुस्से में आ जाता है और चिल्लाता है कि ड्रैगन्स एक नोबल और सुपीरियर स्पीसीज हैं। फिर वो खुद रियलाइज करता है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है कि रिफ्ट्स से कोई ड्रैगन या उससे भी कुछ वर्ड्स बाहर आ जाए। ये सुनकर चियोलहो उसे कहता है, अगर रिसर्च में कुछ भी स्ट्रेंज दिखे तो तुरंत बताना। खान पूछता है, क्या वो रिफ्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता? चियोलहो कामली जवाब देता है, उसे नहीं पता कैसे। फिर खान पूछता है, वो इस दुनिया में वापस कैसे आया? लेकिन चियोलहो ये सवाल अवॉइड कर देता है और कहता है, ये बात फिर कभी। वो टॉपिक चेंज करता है और बोलता है कि उसे ग्रोसरी शॉपिंग पर जाना है, डिनर प्रिपेयर करने के लिए। आखिर समर का टाइम है तो कुछ स्पेशल और रिफ्रेशिंग बनाना तो बनता है। सीन शिफ्ट होता है सिनशॉन के आउटस्कर्ट्स में, जहां एक मैजिकल बैरियर पूरे सिटी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वहीं आइस विच एरिया इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, लेकिन उसे कहीं भी मॉन्स्टर्स का कोई ट्रेस नहीं मिलता। फिर उसकी नजर एक बिल्डिंग पर जाती है और वो कंफर्म करती है कि यही वो जगह है जिसके बारे में उसे बताया गया था। लेकिन अचानक हर तरफ से एक ग्रीन एनर्जी उसे सराउंड कर लेती है। कंप्लीट सरप्राइज अटैक। मेज तुरंत अपने डिफेंस के लिए आइस स्पेल तैयार करती है, लेकिन उसी पल उसका हाथ पकड़ लिया जाता है। इंस्टेंट एक क्लॉड हैंड उसके मैजिक को इंटरप्ट करता है और उसके चेहरे के पास से ठंडी फीलिंग के साथ गुजरता है। डैम! तभी उसके पीछे एक वुमन अपीयर होती है, जिसके आसपास वही ग्रीनिश एनर्जी ऑरा होता है। वो कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोलती है, तो तुम ही हो फेमस आइस विच ऑफ सिनशॉन। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है, कैबिली, शैडो कैट, टियर 1 हंटर। चयोनन थोड़ा फ्लस्टर हो जाती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन गैबी कैजुअली बोलती है, इतना फॉर्मल मत बनो, बस फर्स्ट नेम से बुलाओ। शैडो कैट हल्की स्माइल के साथ मेज की तारीफ करती है, लेकिन तुरंत पूछती है, तुम कितने सालों से एक्टिव हो? जैसे ही उसे पता चलता है कि चयोन 10 सालों से एक्टिव है, उसका जॉ लिटरली ड्रॉप हो जाता है। व्हाट? उसे यकीन ही नहीं होता कि ये वुमन सील्ड बैरियर को क्रॉस करके आई है, वो भी बिना एक भी ट्रेस छोड़े। वो उसके यूथफुल अपीयरेंस से भी शॉक्ड हो जाती है। इतनी एक्सपीरियंस्ड होने के बाद भी वो इतनी यंग दिख रही है। डैम मैन! गैबी कैजुअली उसका हाथ मिला और फिर से अपना इंट्रोडक्शन देती जैसे पहली बार मिल रही है। फिर वो डायरेक्टली पूछती है, सिचुएशन का शॉर्ट समरी क्या है? चायोन तुरंत एक्सप्लेन करती है कि मंद्रगोराज गायब हो रहे हैं। वो ये भी बताती है कि ये बैरियर उसकी सपोर्ट टीम के एक टियर 4 हंटर ने बनाया था। गैबी तुरंत कैलकुलेट करती है, अगर कोई इसे क्रॉस कर गया है तो वो कम से कम टियर 3 हंटर तो होगा ही। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए वो पूछती है, यहाँ का बिगेस्ट मर्सिनरी गिल्ड कौन सा है? चायोन जवाब देती है, टेम्पल गिल्ड। गबी कैजुअली बोलती है, ठीक है, वहीं चलते हैं, कुछ खाने भी मिल जाएगा। दूसरी तरफ सेंग हू को अचानक एक अजीब सा शिविर महसूस होता है, जैसे कोई अभी उसका नाम ले रहा हो। सीन कट होता है रेस्टोरेंट पर, जहाँ छोटी क्यूल खान की बाहों में आराम से सो रही होती है, पूरी तरह एडोरेबल। रेड हेयर्ड खान उसे देखकर पूरी तरह पिघल चुका होता है और बोलता है, ये तो बहुत क्यूट है। वो प्राउडली कहता है, इसकी क्यूटनेस तो डेफिनेटली मुझसे आई है। वो इतना बिजी होता है क्यूल को देखने में कि उसे पता ही नहीं चलता कि चियोलहो दूर से ये सब देख रहा है। अचानक खान चौंक जाता है और पूछता है, तुम कब से यहाँ खड़े हो? चियोलहो काल्मली बोलता है, मैंने सब देख लिया। खान थोड़ा एम्बेरेस्ड हो जाता है और कूल बनने की कोशिश करता है, लेकिन चियोलहो हंसकर बोलता है, शर्माने की जरूरत नहीं है। फिर वो किचन में जाता है, एक वाटरमेलन उठाता है और खान से कहता है, एक पॉट में पानी भर दो। खान ने पहले कभी ये फ्रूट नहीं देखा होता। वो पूछता है, ये रेड पार्ट मीट है क्या? चियोलहो हंसते हुए मना करता है, नो। फिर खान एक चिकन उठाता है और कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, ये क्या है? ये तो मॉन्स्टर जैसा भी नहीं दिखा। चियोलहो हंसता है और बताता है, ये चिकन है और ये एस्पन में भी हुआ करते। लेकिन असली शॉक तब आता है जब खान के हाथ में एक मंड्रागोरा आता है। व्हाट? वो यकीन ही नहीं कर पाता कि ये सच में वही है। चियोलहो कैजुअली बोलता है, ये तो बस इधर उधर पड़े मिले। लेकिन खान तुरंत वार्निंग देता है, ये बहुत डेंजरस होते हैं। बताया जाता है कि ये डार्क एनर्जी से भरे होते हैं, इसी वजह से इनका कूलिंग इफेक्ट होता है। और इतना ही नहीं, ये क्रंची और स्वीट भी होते हैं, जिससे ये कई डिशेस के साथ अच्छे लगते हैं। खान पूछता है, स्टफिंग में क्या डालोगे? चियोलहो जवाब देता है, राइस, गार्लिक और मंड्रागोरा। कुछ ही देर में पॉट उबलने लगता है और जल्द ही एक गर्मा गर्म चिकन सूप तैयार होने वाला होता है। जब वो लोग कुकिंग कर ही रहे होते हैं, तभी डोरबेल फिर से बजती है और एक कस्टमर एम्पटी रेस्टोरेंट में एंटर करता है। दरवाजे पर आते हैं सेंग हू, चयन और गाबी। शैडो कैट आते ही फूड की स्मेल की तारीफ करती है, बोलती है कि खुशबू ही अमेजिंग है। चियोलहो उन्हें वार्मली वेलकम करता है और हल्का सा पुश देकर एम्बेरेस्ड खान भी ग्रुप को ग्रीट करता है। संग हू कैजुअली बोलता है, विजिटर्स हमेशा वेलकम है और रेड हेयर्ड खान को अपना नेफ्यू इंट्रोड्यूस करता है। कुक उन्हें चिकन सूप ऑफर करता है। ये सुनकर गाबी एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसे काफी टाइम से चिकन नहीं मिला था। लेकिन अगले ही पल वो मना कर देती है, कहती है कि वो वीगन है। ये सुनकर चियोलहो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, अब उसे क्या सर्व करे। टेबल पर चिकन सूप और मंड्रागोरा किमची सर्व किया जाता है, जो दिखने में ही बेहद डिलीशियस लग रहा होता है। आइस विच एक ड्रमस्टिक उठाती है, थोड़ा सॉल्ट में डिप करती है और पहला बाइट लेने के लिए तैयार होती है। जैसे ही वो जूसी मीट टेस्ट करती है, उसका सीरियस एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है। वाव! संग हू भी किमची की तारीफ करता है और दोनों ही फूड की क्वालिटी से इंप्रेस हो जाते हैं। उनकी एक्साइटमेंट देखकर चियोलहो गाबी की तरफ मुड़ता है और पूछता है, क्या वो सच में वीगन है? वो कहता है कि ऑप्शंस ज्यादा नहीं है, लेकिन वो उसे वाटरमेलन ऑफर कर सकता है। ये सुनते ही गाबी की आंखें चमक उठती हैं। यस! वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है और फ्रूट का एक पीस मांगती है। बताया जाता है कि वाटरमेलन को एंजॉय करने के कई तरीके होते हैं और आज वो कुछ नया ट्राई करने वाला। वो नाइफ उठाता है और वाटरमेलन का सारा रेड फ्लेश निकालकर
कटिंग बोर्ड पर छोटे छोटे पीसेस में कट करता है। फिर उसमें स्ट्रॉबेरीज और कीवीज ऐड करता है एक परफेक्ट समर डिजर्ट बनाने के। इसके बाद वो सारे फ्रूट्स को वापस वाटरमेलन के रिंड में डाल देता है। डेजर्ट का बेस तैयार हो जाता है। फिर कुक उसमें कार्बोनेटेड सोडा डालता है जिससे पूरा मिक्सचर फिजी हो जाता है और बस वाटरमेलन पंच यानी हुआ चाय तैयार है। दिखने में ही सुपर रिफ्रेशिंग। ये देखकर आइस विच भी हेल्प करने का डिसाइड करती है और अपनी मैजिक से आइस क्यूब्स बना देती है। छायोलो शैडो कैट को एक्सप्लेन करता है कि ये लड़की वही मेज है जो पूरे सिटी को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन चेयन कंप्लेन करती है उसे आइस विच निकनेम बिल्कुल पसंद नहीं है। बताया जाता है कि ये नाम उसे स्कूल में मिला था जब वो गुस्से में आकर पूरी बैटलफील्ड को फ्रीज कर बैठी। वो खुद इस बात पर हंस देती है और छेओल्हो थोड़ा सरप्राइज्ड होता है इतने सारे फेमस हंटर्स उसके रेस्टोरेंट में हैं। फिर उसकी नजर शैडो कैट पर टिक जाती है और वो उसके पावरफुल प्रेजेंस को एनालाइज करने लगता है। वो सोचता है ये ऑलमोस्ट गार्डियन जितनी स्ट्रांग है और इतनी ब्यूटी उसने स्पान के बाद पहली बार देखी है। गाबी हल्की सी स्माइल के साथ उसे थैंक्स कहती है और ये देखकर छेओल्हो और भी ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाता है। जब सब लोग खाना खत्म कर लेते हैं तो टेबल पर रखा वाटरमेलन बोल पूरी तरह एम्प्टी हो चुका होता है। खान कैजुअली छेओल्हो से बोलता है जो वुमन अभी गई वो बहुत ब्यूटीफुल थी। छेओल्हो अग्री करता है और कहता है वो इतनी खूबसूरत थी कि ह्यूमन लग ही नहीं रही थी। ऑलमोस्ट अनरियल ब्यूटी। डैम। तभी रिवील होता है गाबी एक्चुअली एक एल्फ है और यही रीजन है उसकी परफेक्ट अपीयरेंस का। छेओल्हो बताता है कि उसे पहले ही पता चल गया था कि वो ह्यूमन नहीं है क्योंकि उसके एल्फ स्किल ने कंफर्म कर दिया। खान तुरंत पूछता है क्या उसने हमें पहचान लिया, लेकिन कुक उसे अश्योर करता है उसके पास कोई सेंसरी मैजिक नहीं है। इससे छेओल्हो को एक बात क्लियर हो जाती है कि सिर्फ मॉन्स्टर्स ही डिमेंशनल रिफ्ट से नहीं आ रहे। वो सीरियस टोन में सोचता है शायद बाकी स्पीसीज भी सीक्रेटली कुछ प्लान कर रही हैं। अचानक वो खान को बुलाता है और वो चौंक कर उसकी तरफ मुड़ता है। हाँ? छेओल्हो बोलता है वो उसके लिए कुछ यूनिक बनाने वाला है। ये सुनकर खान क्यूरियस हो जाता है। एप्रन पहनकर छेओल्हो उसे कहता है एक स्पून उठा लो, आज हम बनाएंगे स्पेशल वाटरमेलन सोजू। दूसरी तरफ तीनों हंटर्स गिल्ड पहुंचते हैं लेकिन उन्हें थीफ के बारे में कोई क्लू नहीं मिलता। संग हू मजाक में गाबी को ग्रैंडमा बुलाता है और गाबी तुरंत रिप्लाई करती है किड। कैप्टन कंप्लेन करता है ना कोई विटनेस है ना विक्टिम, ऐसे तो किसी को चोरी का पता भी नहीं चलेगा। लेकिन चेयोन कहती है उसकी टीम सब मॉनिटर कर रही, अगर कुछ होता तो उन्हें पता चल जाता। संग हू मॉकिंग टोन में बोलता है शायद किसी ने सारे प्लांट्स खा लिए होंगे। गाबी डिस्कशन खत्म कर देती है लेकिन उसके फेस से साफ दिखता है कि वो अभी भी सस्पिशियस है। वो कहती है उसके पास प्रूफ नहीं है लेकिन उसकी इंट्यूशन कहती है कि सिटी में कुछ स्ट्रेंज चल रहा है। जैसे ही वो लोग वहां से निकलते हैं संग हू कंप्लेन करता है इतना दूर आए और आखिर में सिर्फ शॉकिंग न्यूज। फिर वो अचानक थॉटफुल हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ताएजुंग छैयन टेंपल गिल्ड से रिटायर हो रहा है। व्हाट? सीन चेंज होता है। एक बूढ़ा आदमी स्टारी स्काई को देख रहा होता है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख। वो सोचता है दुनिया कितनी बदल गई है। जहाँ पहले ग्रास हुआ करती थी अब वहाँ एस्फॉल्ट है। फूलों की खुशबू की जगह अब हर तरफ मॉन्स्टर ब्लड की स्मेल है। हेल। इतनी एग्जॉस्शन के बावजूद वो अपनी टीम को ऑर्डर देता है आगे बढ़ो और सभी सर्वाइवर्स को प्रोटेक्ट कर। आखिर में वो गिल्ड के साथ खड़ा होता है और अनाउंस करता है केस फाइनली सॉल्व हो चुका है। अगले दिन छेओल्हो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है जिसमें टेंपल गिल्ड की न्यूज छपी होती है। तभी छोटी क्यूल उठती है और एक्साइटमेंट में दौड़कर अपने डैडी के पैर से लिपट जाती है। वो छोटी क्यूल को उठाता है और उसके आज के लुक की तारीफ करता है। बस कान पर लगा एक छोटा सा बो लेकिन फिर भी सुपर क्यूट। क्यूल उसे इमिटेट करने लगती है जैसे वो भी न्यूज़पेपर पढ़ रही हो, वेदर फोरकास्ट बनने की एक्टिंग करते हुए। लेकिन ज्यादा देर नहीं, उसका पेट जोर से ग्राउल करने लगता है GRR और फिर वो फूड के लिए डिमांड करने लगती है। डैडी बोलते हुए क्यूट सा ग्राउल भी कर रही हो। छेओल्हो सोच में पड़ जाता है क्या खाया जाए क्योंकि अगर खाना है तो कुछ डिलीशियस होना चाहिए। वो सोचता है लाइफ छोटी है और हमें दिन में सिर्फ 3 चांसेस मिलते हैं अच्छे से खाने के। फिर वो क्यूल के चीक्स हल्के से पिंच करता है और बोलता है ड्रैगन की लाइफ तो बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं होती। वो डिसाइड करता है आज व्हाइट राइस बनाएगा क्योंकि अब होल ग्रेन्स का उसके लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर वो क्यूल से कहता है जाओ अपने भाई को उठा दो, वो अभी भी सो रहा है। छोटी ड्रैगन तुरंत खान के रूम में भागती है जहाँ वो बेड पर फैलकर सो रहा होता है जोर जोर से स्नोर करते हुए। बिना किसी मेसी के वो सीधे उसके पेट पर जंप मार देती है। खान शॉक में उठ जाता है। किचन से छेओल्हो ये आवाज सुनता है और बस हल्की सी स्माइल देता है। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। सीन शिफ्ट होता है ब्रेकफास्ट पर जहाँ एक डिलीशियस बिबिम्बप तैयार है एग और वाइल्ड वेजिटेबल्स के साथ। खान स्मेल से ही अमेज्ड हो जाता है और तुरंत बोलता है वो खुद मिक्स करेगा। सब कुछ रेडी होने के बाद तीनों साथ बैठकर बिबिम्बाप खाने लगते हैं। जैसे ही वो खाते हैं फ्लेवर लिटरली एक्सप्लोड हो जाता है उनके माउथ में। वाह! और वो मोमेंट प्योर हैप्पीनेस में बदल जाता है। कुछ देर बाद बॉल्स पूरी तरह एम्प्टी हो जाती है। छेओल्हो नोटिस करता है कि क्यूल थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रही है क्योंकि हर बार खाने के बाद वो पास आउट हो जाती है। खान एक्सप्लेन करता है ये नॉर्मल है, वो खाकर और सोकर ग्रो कर रही है। वो एक्साइटेड हो जाता है, जल्द ही पता चलेगा कि लिटिल ड्रैगन की कौन सी क्लास अवेकन हुई है। तभी डोरबेल फिर से बजती है। छेओल्हो उठता है और नए कस्टमर को ग्रीट करने जाता है। एक यंग मैन अंदर आता है स्टाइलिश व्हाइट जैकेट पहने हुए और राइस की स्मेल लेते हुए। छेओल्हो उसे बाउल ऑफर करता है लेकिन वो बोलता है पहले इंस्टेंट नूडल्स मिल सकते हैं क्या? कुक मुस्कुराता है और गेस करता है उसे कोल्ड राइस पसंद है। यंग मैन तुरंत कंफर्म करता है यस, लेकिन अचानक उसकी नजर न्यूज़पेपर पर
खबर पड़ती है और गिल्ड की न्यूज देखते ही उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। व्हाट? उसकी जैकेट पर टेंपल का सिंबल बना होता है, जिससे रिवील होता है वो टेंपल गिल्ड का मेंबर है। वो यंग मैन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और चियोलाहो बस उसे जाते हुए देखता रहता है। पीछे रेस्टोरेंट का फ्रंट दिख रहा होता है। फिर वो आदमी किमची खाता है और तुरंत उसकी तारीफ करता है, बोलता है इसका फ्लेवर तो नेक्स्ट लेवल है। तभी अचानक एजेंट जेवू और मैनहो किम रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं और डोर पर ही चियोलाहो को ग्रीट करते हैं। मैनहो खाना मना कर देता है, बोलता है वो बस हेलो कहने आया था, लेकिन एजेंट क्लियरली खुश नजर आता है। चियोलाहो उसे एक ग्लास पानी सर्व करता है और कैजुअली बोलता है इतनी गर्मी में मुश्किल तो हो रही होगी। मैनहो हंसकर बोलता है अब उसकी स्टेमिना काफी इंप्रूव हो गई। कुक तुरंत क्रेडिट देता है, ये सब मंद्रगोरा खाने का असर है। एजेंट फिर बोलता है स्पीयर मैच तो शायद न्यूज की वजह से थोड़ा डाउन होगा। वो पूछता है क्या उसे टेंपल गिल्ड और कैप्टन के रिटायरमेंट के बारे में पता है? ये सुनकर यंग मैन शॉक हो जाता है। व्हाट? एजेंट बोलता है ये सच में दुख की बात, क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्टेड था। चियोलो पूछता है आखिर हुआ क्या? जेवू बताता है ये सब 10 साल पहले की इंसिडेंट से जुड़ा है। उस समय सोंगहू अपनी पोजीशन के पहले साल में था और उस इन्वेजन में 5 गार्डियंस में से 4 की जान चली गई। हेल सिर्फ एक ही बचा था, तैजुंग चेओन, एक टीयर, एक हंटर जिसकी पावर लिटरली इनकैलकुलेबल थी। वो एक नेचुरल बॉर्न लीडर था जिसने ग्रेट इन्वेजन के दौरान सबको बचाया और उसी वजह से वो एक रिस्पेक्टेड हीरो बन गया। एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जिनसू यू इस दिन की उम्मीद कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा। तभी अचानक डोर पर नॉक होता है और वो बिना देखे ही बोलता है अंदर आ जाओ। उसे पहले से पता होता है कौन है। डोर खुलता है और सामने खड़ा होता है तैजुंग, काफी समय बाद प्रेसिडेंट को ग्रीट करता हुआ। दोनों बैठकर बात करते हैं और सनसेट की लाइट पूरे रूम को इल्यूमिनेट कर रही होती है। प्रेसिडेंट सीधे पूछता है क्या उसे सच में रिटायर होना है? तैजुंग कामली कंफर्म करता है हाँ, ये उसका फाइनल डिसीजन। जिनसू गुस्से में पूछता है रीजन क्या है? और तैजुंग बस इतना बोलता है अब समय आ गया है। ये सुनकर प्रेसिडेंट फ्यूरियस हो जाता है। वो उसे पकड़कर चिल्लाता है याद है ये गिल्ड तुमने खुद बनाई थी। वो कहता है वो शुरू से उसके साथ खड़ा रहा है, लेकिन तैजुंग की नजर बिल्कुल फर्म रहती है, नो हेजिटेशन। शांत होकर वो अपना मग टेबल पर रखता है और अपने पुराने दोस्त से कहता है पहले मेरी बात सुनो। वो समझाता है कोई भी इंसान अकेले कुछ नहीं बनाता, सबने मिलकर फाइट की थी, तब जाकर ये दुनिया बनी है जो आज। और अब उसे बस ऐसा लगता है कि